हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में एक नया टॉपिक करेंगे जो कि है डिजिटल बैंकिंग। तो ये डिजिटल बैंकिंग का फ्रेंड्स जो है पार्ट 1 होगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं। ओके, तो काफ़ी डिटेल में चर्चा होगी यहाँ पर फ्रेंड्स जो है। इस बार जो प्रमोशन की क्लासेस जो है 2023 वाले बैच के लिए मैंने बनाई हैं, वो लगभग बड़ी क्लासेस बनाई हैं इसलिए कि ताकि एक ही क्लास में लगभग आप हर चीज़ जो है कवर कर पाओ और जान पाओ। ठीक है, तो इसमें इस लेक्चर में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और फिर भी थोड़े बहुत बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करेंगे। नेफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, आरटीजीएस के बारे में पढ़ेंगे, आईएफएससी कोड के बारे में, एमआईसीआर कोड के बारे में, आईएमपीएस के बारे में, बीएचआईएम भीम के बारे में, यूपीआई के बारे में, एटीएम के बारे में और पॉस मशीन वगैरह इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, धैर्य रखने की ज़रूरत है। लगभग 2 घंटे लग जाने हैं आपको बहुत आराम से इसको कवर करने में। तो शुरू करेंगे फ्रेंड। देखिए, लिमिट ऑफ वेरियस डिजिटल मेथड, जो डिफरेंट डिजिटल मेथड्स होते हैं, जैसे यूपीआई की लिमिट क्या है, भीम की लिमिट क्या है ना। उसके बाद में जो है अगर पास मशीन से आपको कैश विड्रॉल करना है तो उसकी लिमिट क्या है, कॉन्टेक्टलेस अगर कार्ड है तो उसकी लिमिट क्या है। तो इस तरीके की लिमिट एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसी को मैंने ना, हम इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने समराइज़ किया है, मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर समराइज़ किया है। जैसे यूएसएसडी जो होता है उसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, इसके बारे में, यूएसएसडी के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ लिमिट देख लेना आवश्यक है। यूएसएसडी का जो लिमिट है पर ट्रांजेक्शन 5,000 रुपये की है। कितनी है? 5,000 रुपये की। अब आपसे सिंपल क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट इज़ द पर ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ यूएसएसडी। ओके, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा की पर ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है? इट इज़ 5,000 रुपीज़। कॉन्टेक्टलेस कार्ड की जो लिमिट है वो भी पर ट्रांजेक्शन 5,000 रुपये है। कितनी है? 5,000 रुपये। आईएमपीएस की लिमिट क्या है फ्रेंड? तो आईएमपीएस की लिमिट है 5 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन। पर ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए है। और अगर आईएमपीएस का यूज कर रहे हैं आप एसएमएस और आईवीआर, है ना, एसएमएस या आईवीआर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो पर ट्रांजेक्शन जो लिमिट है वो 5,000 रुपये है। बहुत पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में आईएमपीएस की लिमिट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। क्योंकि ये पहले 2 लाख थी, फिर इन्हेंस होकर के 5 लाख हुई है, इसलिए इसके पूछे जाने के चांसेस और हो जाते हैं। ओके, तो आईएमपीएस की लिमिट क्या है? 5 लाख पर ट्रांजेक्शन। आप लोगों को मतलब रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ये ध्यान करके जरूर जाएँ, क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। यूपीआई की लिमिट की बात करें तो पर ट्रांजेक्शन जो लिमिट है यूपीआई की 2 लाख है, यही ज़्यादा पूछी जाती है। वैसे तो मैंने यहाँ लिखी 2 और हैं, बट यूपीआई की पर ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपए, और ये बहुत पूछी जाती है। ओके, अगर यूपीआई पर मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर आईपीओ, अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, जैसे आईआरसीटीसी वगैरह के आए हैं, पेटीएम के आईपीओ आए हैं, तो उसकी अगर पर ट्रांजेक्शन लिमिट यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो इन दैट केस द लिमिट इज 5 लाख रुपीज़। ओके, इसके अलावा अगर जो है यूपीआई का यूज करके आप जो है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, यदि आप आरडीएस में परचेजिंग करना चाहते हैं यूपीआई यूज करके, आरडीएस रिटेल, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरडीएस कहलाती है, इसमें भी पर ट्रांजेक्शन लिमिट 5 लाख रुपए है। किसकी? यूपीआई की। मेनली जो पूछी जाती है फ्रेंड्स यूपीआई की लिमिट वो ये है 2 लाख रुपए। ओके, आगे बात करेंगे भीम। भीम भी एक जो है ऐप है। देखिए, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये हर एक चीज़ इसमें, यूपीआई पूरा पढ़ेंगे, आईएमपीएस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टेक्टलेस कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैं बस केवल समराइज कर दे रहा हूँ आपको लिमिट्स। ओके, तो भीम की लिमिट क्या है? पर ट्रांजेक्शन 1 लाख है और पूरे दिन की भी 1 लाख है। ध्यान रखेंगे, पर ट्रांजेक्शन लिमिट भी 1 लाख रुपए है मैक्सिमम, यानी एक ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम आप कितने रुपए भेज सकते हैं भीम में? 1 लाख रुपए। और पूरे दिन में कितना भेज सकते हैं? 1 लाख रुपए। बस इसकी खासियत ये है कि ये पर बैंक अकाउंट ये लिमिट होती है। ये लिमिट, ये यूपीआई की भी लिमिट इसी हिसाब से फ्रेंड, यूपीआई की भी लिमिट पर मतलब जो है अकाउंट 2 लाख रुपए है। ओके, तो पर अकाउंट लिमिट है। कहने का क्या मतलब हो, मान लीजिए आपके पास में एसबीआई में अकाउंट है और एचडीएफसी में अकाउंट है आपका, तो इसकी भी लिमिट 1 लाख रुपए है और इसकी भी लिमिट 1 लाख रुपए है। ओके, तो दोनों केसेस में आप 1 लाख रुपए पर अकाउंट वाइज जो है 1 लाख रुपए भीम की लिमिट होती है। कई लोग क्या करते हैं, एक ही मोबाइल नंबर सभी जगहों पर डलवा देते हैं। तो एक मोबाइल नंबर डलने से क्या होता है, एक ही भीम ऐप में वो सारे अकाउंट एक्सेस हो जाते हैं। आप लोग भी करते होंगे कि एक ही ऐप में आप अपने सारे अकाउंट एक्सेस करते होंगे और हर एक अकाउंट की लिमिट ये होती है। ठीक है, तो भीम की लिमिट पर ट्रांजेक्शन और पर डे दोनों 1 लाख रुपए है। ओके,
उसके बाद में बात करेंगे कैश विड्रॉल फ्रॉम पॉस मशीन। अगर आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर जाते हैं और कैश विड्रॉल करवाना चाहते हैं तो आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि 2000 पर ट्रांजैक्शन की लिमिट है और पूरे महीने की टोटल लिमिट 10,000 रुपये है। टायर 1 से लेकर के टायर 6 सिटीज़ का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि पहले टायर 1 और टायर 2 में लिमिट अलग थी और टायर 3 से लेकर के टायर 6 तक की लिमिट अलग थी। लेकिन अब टायर 1 से लेकर टायर 6 हर तरीके की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो लिमिट है वो यही है, सेम 2000 पर ट्रांजैक्शन है। पॉस यानी कि आप पॉस मशीन पर जाइए और उससे बोल दीजिए कि मुझे कैश विड्रॉ करना है। कोई सामान खरीदिए या ना खरीदिए उससे मतलब नहीं है। 2000 रुपये वो आपको हर ट्रांजैक्शन पीछे आपको कैश निकाल करके देगा और पूरे महीने में आप पॉस मशीन से 10,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अभी रिसेंटली जो है 123 यूपीआई जो है आया हुआ है। 123 यूपीआई या यूपीआई 123 पे कहा जाता है। ये मतलब जो है यूपीआई ही है, लेकिन जो है क्या है कि आपके जो बेसिक फ़ोन होते हैं जिसमें स्मार्टफोन नहीं कहते जिन्हें ना, जिसमें यूट्यूब वगैरह नहीं खुलता है, सिंपल जो पहले वाले फ़ोन आया करते थे, तो उसमें अगर यूपीआई चलानी तो उस समय यूपीआई 123 पे यूज होता है। ओके। तो इसकी पर ट्रांजैक्शन लिमिट 5000 है और पर डे की लिमिट 1,00,000 रुपये है। ओके। तो ये डिफरेंट लिमिट्स हो गए फ्रेंड जो है जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं इनको दोबारा नहीं करवाऊंगा क्योंकि अभी हम फिर से एक बार जब इनको कवर करेंगे, जैसे कैश विड्रॉल एट पॉइंट ऑफ सेल, अभी मैंने आपको देखिए कैश विड्रॉल एट पॉइंट ऑफ सेल को समराइज किया है और अब इसी बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक रिवीजन आपका हो जाएगा। ओके। तो रिवीजन इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ते हैं और हर एक पॉइंट को फिर से देखते हैं। ओके। तो कैश विड्रॉल एट पॉइंट ऑफ सेल, तो पॉस मशीन पर अगर आप कैश विड्रॉल करवाना चाहते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। कार्ड होल्डर कैन विड्रॉ यूजिंग डेबिट कार्ड एंड फुल केवाईसी प्रीपेड कार्ड। ठीक है। क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी यूज फॉर दिस फैसिलिटी, तो ध्यान रखेंगे हम इस बात को। डेबिट कार्ड से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं पॉस मशीन से, या फुल केवाईसी प्रीपेड कार्ड आपके पास है तो भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप जो है कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ओके। और इस फैसिलिटी के तहत जो विड्रॉल की लिमिट है 2000 रुपये पर ट्रांजैक्शन है और ओवरऑल मंथली लिमिट 10,000 रुपये की है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। ओके। उसके बाद में उसी चीज़ को मैंने फिर से समराइज़ किया कि मैक्सिमम विड्रॉल पर डे 2000 रुपये टायर 1 से लेकर टायर 6 सेंटर्स के लिए या सिटीज़ के लिए, और पर मंथ की जो लिमिट है 10,000 रुपये है। ओके। कस्टमर चार्जेस की अगर हम बात करें कि कितना चार्ज लगेगा, तो चार्जेज लेवीड ऑन कस्टमर कैश विड्रॉल शुड नॉट एक्सीड 1% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। जितना भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन है उसके 1% से ज़्यादा जो है चार्ज बैंक को नहीं लगाना है, ध्यान रखने की बात है, ये आरबीआई कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, मतलब एमसीक्यू टाइप का है, इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। इज इट मैंडेटरी फॉर कार्ड होल्डर टू परचेज सम गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉर अवेलिंग दिस फैसिलिटी, मतलब कहने का अगर पॉस मशीन से आपको कैश विड्रॉल करना है तो क्या गुड्स यानी सामान और सर्विस खरीदना जरूरी है? नो, ऐसा नहीं है। द फैसिलिटी इज अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कार्ड होल्डर मेक्स अ परचेज और नॉट। ऐसा नहीं कि दुकानदार के पास जाओगे वो बोलेगा कि पहले सामान कुछ खरीदिए तभी पॉस मशीन से कैश विड्रॉल आपको देंगे, ऐसा नहीं है। गाइडलाइन ये कहती है कि आप चाहे सामान खरीदिए चाहे ना खरीदिए, कोई सर्विसेज लीजिए या ना लीजिए, आपको पैसा पॉस मशीन से विड्रॉल करने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। ओके। ठीक है फ्रेंड, तो हमने ये बात कर ली कैश विड्रॉल एट पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे। तो हमने ये देखा कि अगर कैश विड्रॉल करना है पॉस मशीन पे तो डेबिट कार्ड होना चाहिए या फुल केवाईसी प्रीपेड कार्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि पर ट्रांजैक्शन लिमिट 2000 रुपये की है और पर मंथ की लिमिट 10,000 रुपये की है अगर आप पॉस मशीन से विड्रॉल करना चाहते हैं। फिर हमने उसको समराइज किया कि मैक्सिमम विड्रॉल 2000 रुपये है पर ट्रांजैक्शन है और पर मंथ जो है 10,000 रुपये। ये पर ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके। डे गलत हो गया है। चाहे टायर 1 6 सिटी हो, चाहे 1 से लेकर 6 की कोई भी सिटी हो, उससे मतलब नहीं है। पर ट्रांजैक्शन 2000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं, पर मंथ 10,000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई चार्ज लगाना है बैंक को तो वो 1% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। किसकी? जितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, मान लो आपने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए तो 10,000 का 1% कितना होगा? 100 रुपीज़। तो बैंक 100 रुपये से ज़्यादा 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन पे मतलब जो है वसूल नहीं सकता है। मैक्सिमम 100 रुपये वसूल सकता है, कम कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकता है। फिर ये पूछा गया कि क्या पॉस मशीन से अगर मैं कैश विड्रॉल करना चाहता हूँ तो क्या उसके लिए दुकानदार के पास जाकर के, जिसकी पॉस मशीन है उसकी दुकान पर जाकर के मुझे कोई सामान खरीदना पड़ेगा? तो नहीं, गाइडलाइन के हिसाब से ये फैसिलिटी आपको चाहे मतलब कोई सामान खरीदिए या ना खरीदिए उससे मतलब नहीं है, आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं पॉस मशीन पर जाकर के, कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड जो है हमारा जो है
कैश विड्रॉल एट पॉस मशीन। अब अगला टॉपिक उठाएंगे जो कि है यूपीआई। क्या है टॉपिक हमारा? यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा था फ्रेंड्स। ओके, अगर आप 0 से 1 या फिर जो है सब स्टाफ से क्लर्क वगैरह ट्राई कर रहे हैं तो ये पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है? यूपीआई होता है फ्रेंड्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बहुत पूछा जाता है। यूपीआई को डेवलप किसने किया है? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? ये भी पूछा जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म ध्यान रखें, एनपीसीआई का फुल फॉर्म ध्यान रखें। यूपीआई को डेवलप किसने किया है? तो एनपीसीआई ने किया है। 3 बातें हो गई। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीआई जो है डेवलप किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में इमीडिएट मोबाइल ट्रांसफ़र होता है मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा। यूपीआई में क्या होता है? मनी का ट्रांसफ़र इमीडिएटली होता है मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, और ये 24/7/365 डेज अवेलेबल है। मतलब ये 24/7 अवेलेबल है, 365 दिन, मतलब कभी बंद नहीं रहती। यूपीआई इज ऑलवेज अवेलेबल। ओके, यूज ऑफ वर्चुअल आईडी और यूपीआई आईडी मोर सिक्योर एंड नो क्रेडेंशियल शेयरिंग। तो यूपीआई का सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है कि एक वर्चुअल आईडी आपको असाइन हो जाती है। आपको ना तो अपना अकाउंट नंबर बताना है, ना आईएफएससी कोड बताना है, कुछ नहीं बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है या फिर जो है वर्चुअल आईडी बतानी है। चाहे वो आप गूगल पे यूज़ करते हो, चाहे फ़ोन पे यूज़ करते हो। अगर मेरा मोबाइल नंबर आपको पता है जो जिस पे मेरा गूगल पे है, या मेरी वर्चुअल आईडी पता है, तो आप पैसे आसानी से भेज सकते हैं। तो ये ज़्यादा सिक्योर हो जाता है क्योंकि आपने अकाउंट नंबर एफएससी कोड कुछ बताया ही नहीं, तो इसलिए क्रेडेंशियल शेयरिंग से अच्छा होता है, सिक्योर हो जाता है। ओके, यूपीआई की जो पिन होती है फ्रेंड, किसी किसी बैंक में 4 डिजिट की है और किसी किसी बैंक में 6 डिजिट की है, लेकिन इसके अलावा नहीं, 4 डिजिट की होगी या 6 डिजिट की होगी। 3 डिजिट या 5 डिजिट या 7 डिजिट ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे आपका जो भी हो, मुझे नहीं पता आपका पासवर्ड क्या है, ये होगा। ठीक है, इस तरीके का कोड लगेगा, ऐसा नहीं है कि जो है 246 3 डिजिट का नहीं होगा। ओके, तो 4 डिजिट की यूपीआई पिन होती है या 6 डिजिट की यूपीआई पिन होती है। यूपीआई लिमिट्स अभी देखिए मैंने शुरू में भी आपको बताया था, इसीलिए मैंने रिवीजन नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता है कि हम सारी लिमिट्स फिर से रिवाइज कर ही रहे हैं। तो यूपीआई की पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लिमिट क्या है? 2 लाख रुपए। अगर आईपीओ के लिए लिमिट बात करें तो 5 लाख रुपए है। अगर रिटेल डायरेक्ट स्कीम में जो है परचेजिंग करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तो लिमिट क्या है? 5 लाख रुपए। ओके, तो वैसे जनरली जो आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स वो ज़्यादातर ये वाली बात पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ यूपीआई। सिंपल, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ यूपीआई? सो इट्स 2 लाख पर ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपीज़। ठीक है फ्रेंड, तो यूपीआई के बारे में हमने सारी बातें कर ली। जो चीज़ के पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है वो सारी बातें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूपीआई को डेवलप किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें मोबाइल डिवाइस का यूज करके इमीडिएटली मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हमेशा अवेलेबल रहती है, 24/7 365 डेज अवेलेबल रहती है। अब ये ना कहिएगा कि जो है सर जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन रहती है या नहीं रहती है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा अवेलेबल है। 365 डेज लिखा जाता है, चाहे जितने भी दिन हो अवेलेबल रहेगी, क्योंकि हमेशा अवेलेबल है। वर्चुअल आईडी या यूपीआई आईडी को यूज करने से सिक्योरिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें कोई भी अपना अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, कोई पर्सनल डिटेल आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। यूपीआई पिन होती है 4 डिजिट की या 6 डिजिट की। पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। पिन का फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यूपीआई के लिमिट की बात करें तो पर ट्रांजैक्शन जो लिमिट है यूपीआई की 2 लाख रुपए है। ये मैक्सिमम 2 लाख रुपए है। आप 10,000, 5,000, 1 रुपये कितना भी भेज सकते हैं, उससे मतलब नहीं, लेकिन आप 2.5 लाख नहीं भेज सकते, आप लोग 2,10,000 नहीं भेज सकते। मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन आप 2 लाख रुपये भेज सकते हैं। अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसी कंपनी का आईपीओ परचेज करना चाहते हैं यूपीआई के थ्रू तो मैक्सिमम एक ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपये भेज सकते हैं। अगर रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो आरबीआई की है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक बार में एक ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपए आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भीम की, BHIM। तो BHIM का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब देखिए जो यूपीआई है फ्रेंड ना, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेमवर्क है। और भीम क्या है? BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये एक ऐप है जो कि यूपीआई पर ही आधारित है। समझिए, जैसे एक कोई चीज़ एक कॉन्सेप्ट है ना, और कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई चीज़ जो है जो बनाई गई है, तो भीम जो है उसको यूटिलाइज करने के लिए
एक ऐप है ना, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनपीसीआई ने डेवलप किया हुआ है, एक तरीके से कहेंगे, ठीक है। और यूपीआई एक कॉन्सेप्ट है, उसी पर आधारित होता है ये, ठीक है। तो भीम का पहला बात तो फुल फॉर्म ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए, पूछा जाता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम मोबाइल ऐप इज डेवलप्ड बाई एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही इस मोबाइल ऐप को डेवलप किया हुआ है। भीम इज बेस्ड ऑन यूपीआई। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आपको कि भीम जो है यूपीआई पर ही आधारित है, यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। अब बात करेंगे भीम की लिमिट की, तो पर ट्रांजैक्शन जो लिमिट है 1 लाख रुपए की है, पर डे की लिमिट भी 1 लाख रुपए है, और ये जो लिमिट है पर बैंक अकाउंट लागू होती है। एक सवाल ये भी बहुत पूछा जाता है कि भीम कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो भीम में करंटली 20 लैंग्वेज अवेलेबल हैं, 20 लैंग्वेजेज में भीम जो है अवेलेबल है, मतलब हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा टोटल 20 लैंग्वेजेज में भीम अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली। ओके फ्रेंड, तो भीम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यही हैं आपके सामने। तो भीम का सबसे पहली बात जो आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, वो है फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। भीम मोबाइल ऐप को डेवलप किया है एनपीसीआई ने। ये एक ऐप है, ध्यान रखेंगे, ये एक ऐप है जो कि आधारित है किस पर, बेस्ड है किस पर, यूपीआई पर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। भीम की लिमिट की बात करें तो पर ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए, पर डे की लिमिट 1 लाख रुपए, और ये पर बैंक अकाउंट लिमिट होती है, चाहे भीम हो चाहे यूपीआई, पर बैंक अकाउंट लिमिट होती है। भीम कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो करंटली भीम जो है आपको 20 लैंग्वेज में अवेलेबल मिलता है, ठीक है। अगला टॉपिक लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आईएमपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स आईएमपीएस का फुल फॉर्म? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। याद रखिए, फुल फॉर्म्स बहुत पूछ जाते हैं। डिजिटल बैंकिंग हो गया या कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बात करें, कंप्यूटर में भी डिजिटल बैंकिंग, कंप्यूटर में जैसे www इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, HTTP इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि क्या है कि कुछ बैंकों के एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो वहाँ पर इसके फुल फॉर्म बहुत पूछ जाते हैं। तो उसी तरीके से डिजिटल में फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस जो है रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र करता है 24/7/365, यानी हमेशा ये भी अवेलेबल है। रियल टाइम पर करता है, इसका मतलब कि तुरंत, जैसे अभी भेजा पैसा और तुरंत ही पहुंच गया, तो रियल टाइम बेसिस पर फंड ट्रांसफ़र होता है। और ये फैसिलिटी कौन देता है? एमपीएस भी एनपीसीआई द्वारा प्रोवाइड की जाती है। किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किस किस तरीके से आप आईएमपीएस में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो दो तरीके हैं। आपके पास व्यक्ति का मोबाइल नंबर और एमएमआईडी होनी चाहिए, या उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होना चाहिए। दो तरीके से आप जो है, अगर आप आईएमपीएस यूज कर रहे हैं तो दो तरीके अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे को। जिसको पैसा भेजना है उसका मोबाइल नंबर और उसकी एमएमआईडी आपके पास हो। एमएमआईडी होता है फ्रेंड्स आपका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। एमएमआईडी क्या होती है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये 7 डिजिट का कोड होता है। पूछा जाता है एमएमआईडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एमएमआईडी कितने डिजिट होती है। देखिए, डिजिट का मतलब होता है अंक फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। जैसे 3ABC5 ये कोड नहीं, ये एमएमआईडी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये 7 डिजिट का कोड है। इसका मतलब 3 4 5 7 6 9 8 कुछ इस तरीके का कोड हो सकता है। यस, ये एमएमआईडी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 7 डिजिट होनी चाहिए, ना कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ओके, तो ये बात जरूर ध्यान देंगे, गौर करेंगे इस बात पे। जैसे यहाँ देखिए, आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, और ये 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब इसमें अल्फ़ाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं, 1 2 3 भी है, A to Z भी हो सकता है, 1 to 9 या 0 जो भी है वो सब भी हो सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो दो तरीके हो गए। अगर व्यक्ति को पैसा भेजना है एमपीएस से, तो उसका मोबाइल नंबर और उसकी एमएमआईडी पता होनी चाहिए, या उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर और एमएमआईडी अगर पता होनी चाहिए तो मोबाइल नंबर आपको पता होता है। एमएमआईडी क्या होती है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है, ये 7 डिजिट का कोड होता है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। फुल फॉर्म भी खूब पूछा जाता है, और कितने डिजिट की होती है एमएमआईडी ये भी बहुत पूछा जाता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। आईएफएससी पूरा कवर करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, और ये 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। कितने डिजिट का? 11। तो ये 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है आपका। ओके, तो ये भी बात हमने क्लियर कर ली। आईएमपीएस के लिमिट्स की अगर हम बात कर लें तो पर ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए की लिमिट हो गई है। पहले कम थी, अभी बढ़ा दी है आरबीआई ने, तो 5 लाख रुपए की लिमिट हो गई है। अगर आईएमपीएस एसएमएस और आईवीआर के थ्रू किया जा रहा है तो 5,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन लिमिट होती है आईएमपीएस की। ओके, तो अब आगे जो है एफएससी कोड के बारे में पढ़ना है। तो हमने आईएमपीएस के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर कवर किए हैं।
तो फ्रेंड्स IMPS में हमने सारी डिटेल्स देख ली हैं। IMPS का होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS 24/7/365 डेज अवेलेबल रहती है। ये रियल टाइम पर होता है, यानी तुरंत का तुरंत पैसा पहुंचता है। IMPS NPCI प्रोवाइड करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो उस व्यक्ति से 2 चीज़ें मांग लीजिए। उससे कह दीजिए या तो आप अपना मोबाइल नंबर और MMID दे दो मुझे, या अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे दो। यदि व्यक्ति के पता होगा MMID नंबर तो वो आपको बता देगा कि मेरा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नंबर 7 डिजिट का कोड होगा, वो आपको दे देगा। अगर उसको नहीं पता तो उससे अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड पता कर लीजिए। IFSC कोड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 डिजिट का होता है और अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। इसमें A to Z और 0 से लेकर के 9 तक के नंबर दोनों एक साथ यूज होते हैं। ओके, उसके बाद IMPS लिमिट की बात करें तो पर ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए की लिमिट होती है। और अगर IMPS किया जा रहा है SMS और IVR का यूज करके तो पर ट्रांजैक्शन 5,000 रुपये की ही लिमिट होती है। ठीक है, अभी देखिए मैंने बताया था आपको IFSC कोड हम कवर करेंगे, तो यहाँ पर हम IFSC कोड के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। IFSC कोड के बारे में पहला आपसे पूछा सकता है फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। IFSC क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज एन 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। ध्यान रखेंगे ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द बैंक्स एंड देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेज पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन फंड ट्रांसफर प्रोसेस। तो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए IFSC कोड जो है चाहिए होता है। ये 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, यानी कि इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों एक साथ यूज होते हैं। आइए फॉर्मेट देख लेते हैं 11 डिजिट का जो ये आपका IFSC कोड होता है उसका फॉर्मेट क्या है। द 11 कैरेक्टर IFSC कोड इज कम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट। तो जो IFSC कोड होता है उसमें 11 डिजिट होती हैं, 11 कैरेक्टर्स होते हैं, डिजिट नहीं 11 कैरेक्टर्स होते हैं और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहले जो 4 कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, बैंक का कोड होता है। कौन सा बैंक है ये बताते हैं। जो 5वां कैरेक्टर है वो 0 है, रिजर्व है। भविष्य के लिए, भविष्य में इसमें कुछ चेंजेस होंगे, अभी के लिए इसे 0 ही रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है, 0 ही रहेगा। जब तक कि जो है कोड ख़त्म ना हो जाए तब इसको 0 से 1 करेंगे, 2 करेंगे, वो जब भविष्य में करेंगे। लेकिन अभी के लिए 5th कैरेक्टर इज रिजर्व एंड इट इज करेंटली 0। ओके, लास्ट के जो 6 कैरेक्टर बचते हैं, पहले 4 कैरेक्टर हमारे बैंक को बताते हैं, बीच का जो 5वां कैरेक्टर है 1 वो आपका 0 रहता है और लास्ट के 6 कैरेक्टर जो होते हैं वो ब्रांच का कोड बताते हैं, पर्टिकुलर ब्रांच को बताते हैं। जो ये बात मैंने आपको बताई वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि पहले 4 कोड बैंक के बारे में बताते हैं कि कौन सा बैंक है। 5वां जो कैरेक्टर है वो 0 रहेगा, हमेशा रिजर्व है। और लास्ट के जो 6 कोड हैं, जो 6 कैरेक्टर हैं वो ब्रांच का कोड होते हैं, ब्रांच के बारे में बताते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को देख लेते हैं। जैसे ये एक ब्रांच का कोड है, देखिए 11 डिजिट का होगा, SBIN 4 ये हो गया। 5वां कैरेक्टर आपका 0 फिक्स है और उसके बाद में ये जो लास्ट के 6 हैं 1 2 3 4 5 6, लास्ट के 6। तो ये जो पहले 4 कैरेक्टर होते हैं ये ब्रांच बताते हैं। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये SBI है ना। और उसके बाद में 5वां कैरेक्टर 0 हमेशा फिक्स ही रहता है। और लास्ट के जो ये 6 कैरेक्टर हैं जो ये बताते हैं कौन सी ब्रांच है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो पहले 4 कैरेक्टर SBIN जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बैंक का कोड SBI का बैंक का कोड है, SBI बैंक का कोड है, SBI है। 5वां कैरेक्टर 0 फिक्स है, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट के जो 6 कैरेक्टर हैं 00 1707 ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ब्रांच का कोड है आज़ादपुर दिल्ली, आज़ादपुर दिल्ली ब्रांच का कोड है। तो ये हो गई फ्रेंड जो है पूरा IFSC कोड के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो देखिए फ्रेंड्स IFSC कोड में मैंने आपको बताया पहला फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है IFSC का, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है ये कितने कैरेक्टर या डिजिट का होता है, तो 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, 7 डिजिट का होता है, गुमराह करने के लिए। ओके, तो 11 डिजिट 11 डिजिट का होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। ओके, जो किसी भी बैंक की ब्रांच को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो 11 जो कैरेक्टर होते हैं IFSC कोड के उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहले 4 कैरेक्टर जो है बैंक बताते हैं कौन सा बैंक है, 5वां कैरेक्टर जो है वो 0 हमेशा रिजर्व रहता है और लास्ट के जो 6 कैरेक्टर होते हैं वो बताते हैं कौन सी ब्रांच है। तो बैंक के जो पहले 4 कैरेक्टर हैं वो बैंक कोड बताते हैं, 5वां फिक्स रहता है 0 और लास्ट के 6 जो है ब्रांच कोड के बारे में आपको जानकारी देते हैं। SBIN जो ये एक कोड है एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें पहले जो 4 कैरेक्टर हैं SBIN ये जो है पहले 4 कैरेक्टर बता रहे हैं कि SBI बैंक है। दूसरा ये जो 5वां कैरेक्टर है 0 ये रिजर्व है और लास्ट के जो 6 कैरेक्टर हैं 001707 ये बताते हैं कि ये ब्रांच है आज़ादपुर। ओके, तो बैंक कोड रिजर्व है 0
और ब्रांच कोड, ये 3 इसके सेटअप हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स जो है, जो कि है MICR कोड के बारे में। MICR का यूज करते हैं हम किसमें, चेक क्लियरिंग वगैरह में यूज होता है। पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन MICR का कोड होता है, मतलब MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। जो अगली बात आपसे पूछी जाएगी वो ये होती है कितने डिजिट का कोड होता है, तो ये 9 डिजिट का कोड होता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन कोड MICR कोड इज ए 9 डिजिट कोड यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक। जो MICR कोड होता है वो 9 डिजिट का होता है और इसे चेक प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। MICR नंबर इज आल्सो यूनिक फॉर एवरी बैंक ब्रांच। ठीक है, तो जैसे IFSC कोड जो है हर बैंक की ब्रांच को पहचानने के काम आता है, उसी तरीके से MICR कोड भी हर बैंक की ब्रांच के लिए यूनिक होता है। MICR इज यूज्ड इन ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECS में यूज होता है MICR का यूज, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में यूज होता है। MICR का एग्जांपल 9 डिजिट का होता है ना, कितनी डिजिट का होता है देखिए, ये डिजिट होती है, यानी इसमें 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, डिजिट होगी, नंबर्स होंगी। तो देखिए 9 डिजिट का होता है, तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है। ये भी एक्चुअल में 3 कंपोनेंट होते हैं, पहले फिर दूसरे और फिर तीसरे। ये तीनों कंपोनेंट अलग अलग चीज़ें बताते हैं, 3 3 के सेट होते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए SBI का चेक है और ये MICR कोड यहाँ पर होता है। ओके, चेक अगर आप देखोगे तो MICR कोड, ये बीच वाली जो एंटिटी है, दिस इज योर MICR कोड। ओके, MICR कोड इज कम्बिनेशन ऑफ 3 इसेंशियल कंपोनेंट। MICR में 3 इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। पहली 3 डिजिट सिटी कोड बताती है, मिडिल की 3 डिजिट बैंक कोड बताती है और लास्ट की 3 डिजिट ब्रांच कोड बताती है। यानी पहले आप इसमें ये ऐसे चलता है, पहले सिटी पहुंचेंगे, फिर कौन सी बैंक है और फिर कौन सी ब्रांच है, ये इस सीक्वेंस में चलता है। पहले जैसे मैं इलाहाबाद गया, पहले इलाहाबाद में बैंक कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा, और देन बैंक ऑफ बड़ौदा की कौन सी ब्रांच। ओके, तो इस क्रम में ये चलता है। ओके, तो तीनों पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा MICR कोड में लास्ट की 3 जो डिजिट होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। ये बैंक कोड बताती हैं, ब्रांच कोड बताती हैं, सिटी कोड बताती हैं, सिटी के बारे में बताती हैं। इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि पहले 3 डिजिट आपको सिटी के बारे में बताएंगी, मिडिल की 3 डिजिट आपको बैंक के बारे में बताएंगी कि कौन सा बैंक है, और लास्ट की 3 डिजिट आपको ब्रांच के बारे में बताती हैं। डिजिटल बैंकिंग पढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं होती, बस थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो अच्छी अच्छी होती हैं और हम जनरली प्रैक्टिकली यूज भी कर रहे होते हैं, इसलिए इसको पढ़ने में एंजॉय भी आता है ना। कोई डिफ़िकल्टी उतनी नहीं रहती है। जैसे MICR आप लोग यूज कर रहे होंगे, आइडिया होगा मतलब भर का ना। तो MICR कोड क्या होता है, MICR होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कितने डिजिट का कोड होता है, तो MICR 9 डिजिट का कोड होता है। फिर इसमें 3 सेट होते हैं, 3 डिजिट के 3 सेट होते हैं। तो पहली 3 डिजिट क्या बताती है, पहली 3 डिजिट आपको सिटी के बारे में बताएगी, जैसा मैंने आपको बताया कि आप पहले इलाहाबाद जाएंगे, फिर जो 3 डिजिट है फिर कौन सी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा गए, और फिर जो है 3 डिजिट मान लीजिए सिविल लाइन में अगर ब्रांच है तो सिविल लाइन ब्रांच के बारे में बताता है। मतलब ये सिटी, पहले 3 डिजिट सिटी के बारे में, बीच की 3 डिजिट जो है आपको बैंक के बारे में, और लास्ट की 3 डिजिट आपको बताती हैं ब्रांच के बारे में। ओके, तो सिटी, बैंक और ब्रांच, इस क्रम में ये चलता है। पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, MICR कोड जो है यूनिक होता है हर बैंक ब्रांच का, यानी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, यूनिकली पहचानेगा। MICR का यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS में होता है। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ECS का ध्यान रखेंगे, ECS में इसका यूज होता है। MICR कोड चेक में कहाँ होता है, चेकबुक में, चेक में यहाँ पर होता है MICR कोड। ओके, उसके बाद में IFSC कोड भी दिया होता है बैंकों का, IFSC कोड भी चेकबुक में दिया होता है, चेक में दिया होता है। ठीक है, तो MICR कोड यहाँ होता है, चेक में जो IFSC कोड ये कहीं भी लिखा हो सकता है, लेकिन MICR कोड यहीं नॉर्मली लिखा हुआ होता है। ये 9 डिजिट का होता है। MICR कोड में 3 इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। पहली 3 डिजिट आपको सिटी कोड बताती है, मिडिल की 3 डिजिट आपको बैंक कोड बताती है, और लास्ट की 3 डिजिट आपको ब्रांच का कोड बताती है। ध्यान रख करके जाएंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक उठाएंगे जो कि है फ्रेंड्स स्विफ्ट कोड के बारे में। ठीक है, तो जब भी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र या ट्रांजेक्शन की जाती है तो वहाँ पर स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। कई बार आपके पास में ब्रांच में लोग आते होंगे कि सर जो है मुझे यूट्यूब वगैरह से इनकम आती है, या फिर मुझे जो है मेरे भाई जो है सऊदीया में रहते हैं, तो आप अपनी ब्रांच का जो है मुझे वो स्विफ्ट कोड बता दीजिए ताकि मैं वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करवा सकूँ। उनको केवल अकाउंट नंबर और IFSC कोड बता देने से पैसा आपके खाते में नहीं पहुँचेगा। मान लीजिए आपके भाई सऊदीया, अमेरिका कहीं रहते हैं, तो अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड से वो पैसा आपके खाते में नहीं भेज पाएंगे। दे आल्सो नीड स्विफ्ट कोड। ओके,
तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इसका यूज होता है। फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है क्योंकि बड़ा है, कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए पूछा जाता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, SWIFT। ओके, तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो व्हेनेवर एन इंटरनेशनल ट्रांसफर इज मेड स्विफ्ट कोड इज नेसेसरी। ओके, तो जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर करने होंगे स्विफ्ट कोड नेसेसरी हो जाता है। सवाल पूछा जाएगा कि स्विफ्ट कोड कितनी डिजिट का होता है, कितनी लेंथ का होता है। तो स्विफ्ट कोड कैन बी फ्रॉम 8 or 11 कैरेक्टर्स इन लेंथ। तो 8 जो है कैरेक्टर का होगा या 11 कैरेक्टर का होगा फ्रेंड्स। ओके, जैसे मैंने आपको यूपीआई पिन का बताया था कि यूपीआई पिन या तो 4 अंक की होगी, 4 डिजिट होगी, या तो 6 डिजिट होगी। यूपीआई पिन आपकी डिजिट होती है, नंबर्स होती हैं। कभी ABCD नहीं डाला होगा आपने। यूपीआई पिन जब भी भीम, गूगल पे वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पर कोई नंबर डालते हैं, 1994 जो भी XYZ जो भी आप डालते हो। लेकिन कभी भी ये आपने कभी पिन कोड डाला XYZT, ऐसा कोई कोड नहीं डाला, राइट। तो मतलब ये बेसिक सी बात है, बट ध्यान रखेंगे। ओके, लेकिन स्विफ्ट कोड ऐसा नहीं है, इसमें नंबर्स नहीं है, इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो या तो 8 कैरेक्टर का होता है या तो 11 कैरेक्टर का होता है। अब वो भी हम समझ लेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, जो इसमें 8 कैरेक्टर होते हैं जो, या 8 या 11 कैरेक्टर, उसमें उनका जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, पहले 4 कैरेक्टर पर्टिकुलर बैंक के बारे में बताते हैं, अगले 2 कैरेक्टर कंट्री के बारे में बताते हैं, और उसके अगले 2 कैरेक्टर जो होते हैं वो ब्रांच या सिटी के बारे में बताते हैं कि कौन सी सिटी में ब्रांच है। ठीक है, जो फाइनल 3 कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स वो ऑप्शनल होते हैं। देखिए, 4 कैरेक्टर यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 4 2 6 तो 8 हो गए। तो 11 क्यों? क्योंकि 3 कैरेक्टर और होते हैं फाइनल के, लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं। आप चाहो तो यहीं 8 पर ही छोड़ दो इसको, लास्ट के 3 बताने की जरूरत नहीं। ये पर्टिकुलर ब्रांच या ऑफिस के बारे में लास्ट के 3 बताते हैं। ओके, तो ये जो नेक्स्ट 2 थे फ्रेंड्स, ये सिटी के बारे में बताते हैं, और जो लास्ट के 3 होते हैं ये ब्रांच या ऑफिस के बारे में बताते हैं। अब स्विफ्ट कोड में इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होता है, इसलिए अगर आप ब्रांच नहीं भी बताते हो ना तो भी काम चल जाता है, और पैसा जो है उस बैंक में आ जाता है। ओके, इसीलिए 8 डिजिट भी, 8 कैरेक्टर भी पर्याप्त होता है। तो स्विफ्ट कोड 8 कैरेक्टर का या 11 कैरेक्टर का होता है। पहले जो 4 कैरेक्टर होते हैं वो आपको बैंक के बारे में बताते हैं, अगले 2 कैरेक्टर होते हैं वो कंट्री के बारे में बताते हैं, उसके अगले 2 कैरेक्टर होते हैं वो लोकेशन बताते हैं, कौन सी सिटी में बैंक है, ब्रांच है, और लास्ट के जो 3 फाइनल कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। चाहे तो दें, बताएं या ना बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अगर 3 कैरेक्टर आपने बताएं तो वो पर्टिकुलर ब्रांच या ऑफिस के बारे में बताते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। केनरा बैंक का स्विफ्ट कोड जैसे ये लिखा हुआ है, CNRBINBBXXX। देखिए, मैंने इसको अलग अलग क्यों पढ़ा, क्योंकि पहले 4 कैरेक्टर कुछ बताते हैं, फिर अगले 2 कैरेक्टर कुछ और बताते हैं, फिर अगले 2 कैरेक्टर कुछ और बताते हैं, और लास्ट के 3 कैरेक्टर कुछ और बताते हैं। इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन इसी क्रम में किया है। पहले 4 कैरेक्टर ये बताते हैं पर्टिकुलर बैंक के बारे में, तो CNRB बताता है। CNRB पहले जो 4 कैरेक्टर हैं ये बैंक का कोड है, ये केनरा बैंक का कोड है। ओके, उसके बाद में जो 2 कैरेक्टर अगले वाले 2 हैं, ये बताता है कि ये कौन सी कंट्री है। तो इंडिया है तो इंडिया के लिए IN यूज होता है। 2 कैरेक्टर कंट्री कोड के बारे में बताते हैं। उसके अगले जो 2 कैरेक्टर होते हैं BB, यहाँ पर जो ये BB लिखा हुआ है ये आपको फ्रेंड्स बता रहा है कि 2 कैरेक्टर जो है लोकेशन कोड बताते हैं कि कौन से सिटी में जो है ब्रांच है। ओके, और ये जो XXX लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये लास्ट के 3 जो कैरेक्टर हैं ये ब्रांच का कोड होते हैं, और ये ऑप्शनल होते हैं। जैसे PNB की हजरतगंज की ब्रांच है, या जो है इलाहाबाद बैंक की कोई ब्रांच ले लीजिए, है ना, मुंबई वगैरह की, उस तरीके की जो लास्ट के 3 कैरेक्टर होते हैं। अब अगर कोई ये ना बताए, मान लो इतना ही बैंक मतलब डिटेल स्विफ्ट कोड के तौर पर ये 8 भी दे देता है, तो भी पैसा केनरा बैंक में आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर ब्रांच में नहीं जाएगा, लेकिन केनरा बैंक में आ जाएगा। वो फर्दर केनरा बैंक जो है अकाउंट नंबर और IFSC कोड के आधार पर आगे भेज देगा, है ना, क्योंकि एक बार पैसा इंडिया आ गया तो अकाउंट नंबर IFSC कोड पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता है। उसके पहले यहाँ तक पहुँचने में स्विफ्ट कोड का रोल रहता है। ओके, एक बार ना अगर आप भरोसा करके ना मेरे लेक्चर से गो थ्रू हो लेंगे ना, विश्वास कीजिए कि जो है मतलब इससे ज़्यादा बाहर का सोचना एग्जामिनर के बस में होता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं छोड़ता हूँ, है ना। जो बारीक से बारीक बातें होती हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस होते हैं या पहले पूछे गए होते हैं, उस आधार पर बनाता हूँ, और कोशिश यही रहती है कि कोई भी चीज़ छूटे ना। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड में आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो स्विफ्ट कोड का होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट का फुल फॉर्म हो गया। जब भी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है तो स्विफ्ट कोड नेसेसरी हो जाता है। स्विफ्ट कोड की जो लंबाई होती है 8 कैरेक्टर की होती है या 11 कैरेक्टर की होती है। इसमें 8 कैरेक्टर या 11 कैरेक्टर में पहले 4 कैरेक्टर बैंक के बारे में बताते हैं कि कौन सा बैंक है। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर जो होते हैं वो कौन सी कंट्री है बताते हैं। उसके अगले 2 कैरेक्टर जो होते हैं वो कौन सी सिटी में आपका बैंक इस्टेब्लिश है वो बताता है। फाइनल 3 कैरेक्टर जो होते हैं पर्टिकुलर ब्रांच या ऑफिस के बारे में बताते हैं। जैसे केनरा बैंक के अगर स्विफ्ट कोड की हम बात करें तो CNRBINBBXXX। ओके, तो देखिए ये CNRB इसमें पहली 4 डिजिट जो हैं ये बताएंगी कि केनरा बैंक है। IN जो है फ्रेंड्स ये आपको बताता है कि ये कंट्री इंडिया है। IB बताता है कि किस पर्टिकुलर सिटी में बैंक है, जैसे मान लीजिए जो है मुंबई में है। और XXX जो है फ्रेंड्स आपको बताता है किस बारे में कि कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच में पैसा जाना है। अब जो ब्रांच वाला पैसा, जो ये लास्ट के 3 कैरेक्टर होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। अगर आप चाहो तो लिखो, अगर ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए जो लंबाई होती है वो 8 कैरेक्टर की भी हो सकती है और 11 कैरेक्टर की भी हो सकती है, क्योंकि 8 और +3 होता है 11। अब ये 3 अगर छोड़ दिए तो 8 ही कैरेक्टर को, अगर 3 लिख दिए तो 11 कैरेक्टर को हो जाएगा। ओके, तो हमने ये पूरा जो है स्विफ्ट कोड समझ लिया फ्रेंड्स। ओके, अब थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक उठाएंगे जो कि है नेफ्ट। नेफ्ट के बारे में, नेफ्ट हो गया, RTGS हो गया फ्रेंड्स, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे बगैर जो है एग्जाम खत्म होना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो नेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछते हैं। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ध्यान रखेंगे। ओके, नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पर ना कुछ समरी फॉर्म में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी बताएंगे हम आपको समरी फॉर्म में बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक, उसका हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये अभी एक समरी आपको दे दे रहा हूँ ताकि मेन चीज़ें, जैसे अगर आपकी जो है स्केल 0 से 1, 1 से 2 या 2 से 3 तक है, तो अगर आप इसको ही देख करके चले जाओगे नेफ्ट के बारे में तो क्वेश्चन फंस जाने के पूरे चांसेस होते हैं। और इससे ज़्यादा ऊँची आगे की रैंक है आपकी 4 to 5 वगैरह ट्राई कर रहे हैं हमारे सर लोग, तो उस केस में थोड़ा डिटेल में ज़्यादा पढ़ना होता है। ओके, तो ये समरी है। नेफ्ट पहली बात तो 24/7/365 डेज अवेलेबल है, यानी हमेशा अवेलेबल है। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि कितना पैसा भेज सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितना पैसा नेफ्ट से भेज सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। RTGS में लिमिट है। RTGS में मिनिमम 2 लाख है, कम से कम 2 लाख रुपए भेजने तब RTGS करिए। अगर आप 1 लाख भेजना चाहते हैं तो RTGS नहीं हो सकता है। लेकिन नेफ्ट में ना तो कोई मिनिमम लिमिट है ना कोई मैक्सिमम लिमिट है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि कुल कितने बैच हैं नेफ्ट के, कुल कितने बैचेज चलते हैं फ्रेंड्स। 48 बैच होते हैं आधे आधे घंटे के, 30 मिनट्स के। हाफ आवरली 48 बैच है। देखो 30 मिनट का अगर कोई बैच होगा पूरा 24 घंटे में, अगर हर आधे घंटे पर एक बैच चलेगा तो कुल मिलाकर के 1 घंटे में 2 बैच और 24 घंटे में 48 बैच चलेंगे। यही लिखा हुआ है कि कुल मिलाकर कितने बैच होते हैं नेफ्ट के, 48 बैच होते हैं। हाफ ईयरली होते हैं, सॉरी हाफ आवरली होते हैं, यानी हर आधे घंटे पर बैच रन होता है। पहला बैच कब शुरू होता है? रात के 12:30 बजे। रात के जैसे अभी मान लीजिए जो है 11 बज रहे हैं रात के, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो अभी 11 बजेंगे, फिर रात के 12 बजेंगे, फिर 12:30 जब होगा तब पहला बैच शुरू होगा अगले उस दिन का, जो डेट है वो है ना। 12:30 बजे रात में पहला बैच शुरू होता है और आखिरी बैच कब होता है खत्म? रात 12 बजे अगले दिन रात 12 बजे अगला बैच खत्म हो जाएगा। ओके, लास्ट बैच रात 12 बजे खत्म होता है। पहला बैच 12:30 बजे रात में शुरू होता है। ध्यान दीजिए, ये भी रात है वो भी रात है, बट डिफरेंस है। मान लीजिए अभी 1 तारीख है, 1 तारीख को रात को 11 बज रहे हैं, तो अभी मान लीजिए 12 बजेंगे, 12 जब बज जाएंगे तो ये 2 तारीख शुरू हो जाएगी, राइट। तो 12:30 पर 2 तारीख वाला पहला बैच शुरू होगा। उसके बाद में अब ये जो है रात के फिर 9 बजेंगे, मान लीजिए 2 तारीख को ही रात में फिर 9 बजेंगे। उसके बाद में जो है 11 बजेंगे 2 तारीख को, और फिर जो है 12 बज जाएंगे, जो है 2 ही तारीख को 12 ही बज जाएंगे, 12 PM है ना, 12 बजेंगे 2 ही तारीख को। तो ये देखिए यहाँ से 2 तारीख शुरू हुई है, 12:01 से शुरू हुई है और इस 12 बजे तक जाती है। तो यही बता रहा हूँ कि 12:30 यानी 2 तारीख लगी कि जो है 12:30 पहला बैच चला, और 2 तारीख एकदम ख़त्म होने वाली है जस्ट 12 बजे कि अभी 1 मिनट बाद 3 तारीख लग जाएगी, तो उसमें लास्ट बैच आता है। यही बात लिखी हुई कि पहला बैच जो है 12:30 बजे रात में है, आखिरी बैच रात
12 बजे में होता है। सेटलमेंट की अगर बात करें तो जिस बैच में पैसा गया उसके अगले 2 घंटे में, बैच प्लस 2 आवर्स का टाइम होता है कि पैसा बेनिफिशियरी के खाते में पहुंच जाना चाहिए। यदि नहीं पहुंचता है, डिले करते हैं, तो पेनाल्टी होती है रेपो रेट प्लस 2%। जो भी रेपो रेट करंट टाइम पे चल रहा है उसमें 2% और जोड़िए, उतना पेनाल्टी पे करनी पड़ती है लेट होने पर। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का अकाउंट नहीं है तो उस केस में वो मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन 50,000 रुपये नेफ्ट कर सकता है, NEFT कर सकता है। अभी डिटेल में ये सारी बातें करेंगे, ओके। उसके अलावा इट इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर वन वे फंड ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। इंडिया से नेपाल अगर पैसा, इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र करना है तो भी नेफ्ट का यूज किया जा सकता है, ओके। लेकिन नेपाल से इंडिया नहीं भेजा जा सकता, ध्यान दीजिएगा। नेफ्ट का यूज वन वे है। इंडिया टू नेपाल नेफ्ट अवेलेबल है, ओके। इंडो नेपाल फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी बोलते हैं उसे। लेकिन अच्छा, क्या नेफ्ट का यूज करके मैं US में पैसा भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता, पर ध्यान रखिएगा सिर्फ नेपाल जा सकता है। इसके अलावा और अपने इनलैंड ट्रांजैक्शन होती है, मतलब अपने देश में ही ट्रांजेक्शन होती है नेफ्ट के थ्रू, और किसी देश में ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती है। तो ये हो गई समरी के तौर पर। अभी डिटेल में पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन समरी में हमने नेफ्ट में ये बातें देखी। तो फ्रेंड्स, नेफ्ट में आप उम्मीद करिए कि नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। नेफ्ट 24/7 हमेशा अवेलेबल रहती है। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। कुल कितने बैच होते हैं? 48 बैच होते हैं। बैच हर आधे घंटे पे, हाफ आवर पे चलते हैं। पहला बैच रात को 12:30 बजे होता है, आखिरी बैच रात को 12 बजे होता है। सेटलमेंट के लिए जो जिस बैच में पैसा भेजा गया उसके अगले 2 घंटे में हो जाना चाहिए। यदि सेटलमेंट में लेट होगा तो रेपो रेट प्लस 2% की पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। अगर किसी कस्टमर के पास अकाउंट नहीं है तो वो पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 50,000 रुपये भेज सकता है, ठीक है। ये इसमें नेफ्ट में वन वे फंड ट्रांसफ़र इंडिया से नेपाल के लिए भी अवेलेबल रहता है, ओके। तो ये हमने समरी देख ली। अब डिटेल में चर्चा करेंगे। इसको मैंने पूरा MCQ फॉर्मेट में डिजाइन किया हुआ है, तो क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में, ओके। MCQ नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में। इज देयर एनी लिमिट ऑन फंड टू बी रिमिटेड थ्रू नेफ्ट? क्या नेफ्ट में कोई लिमिट होती है? तो नहीं, देयर इज नो लिमिट। जो है RBI के द्वारा कोई लिमिट जो है नेफ्ट सिस्टम पर नहीं लगाई गई है। सो मिनिमम इज नो लिमिट एंड मैक्सिमम इज नो लिमिट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर द ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ नेफ्ट? नेफ्ट के ऑपरेटिंग आवर्स क्या हैं? तो नेफ्ट सिस्टम इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर ऑन ऑल डेज। पूरे साल सभी दिनों में अवेलेबल है। 24/7/365 बेसिस पर अवेलेबल रहता है। 19 दिसंबर 2019 से जो है इसको 24 आवर के लिए अवेलेबल करवाया गया था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ऐसे एक नज़र रखिए कि 19 दिसंबर 2019 में नेफ्ट को 24 आवर अवेलेबल करवाया गया था। नेफ्ट में जो है प्रेजेंटली हाफ आवर के बैचेज चलते हैं, पूरे दिन चलते हैं। पहला बैच रात 12:30 बजे शुरू होता है और आखिरी बैच रात 12 बजे ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कितने घंटे में बेनिफिशियरी का अकाउंट नेफ्ट में क्रेडिट हो जाना चाहिए? तो टाइमलाइन 2 घंटे की है फ्रॉम द बैच सेटलमेंट। जिस बैच में सेटलमेंट हुआ है पैसा, उसके 2 घंटे के अंदर में बेनिफिशियरी का अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो बैच प्लस 2 आवर्स, कहीं पर B+2 भी लिखते हैं, ओके। देखिए सारी बातें मैंने आपको बता रखी, बट यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। व्हाट आर द पेनाल्टीज आर कंपनसेशन फॉर डिले क्रेडिट और रिटर्न ऑफ फंड बाय बेनिफिशियरी बैंक? यदि जो है क्रेडिट में लेट हो जाए, पैसा बेनिफिशियरी खाते में क्रेडिट होने में लेट लगे, या पैसा बेनिफिशियरी के बैंक जो है वापस कर दे, तो उस केस में पेनाल्टी क्या है? तो इफ़ नेफ्ट ट्रांजेक्शन इज नॉट क्रेडिटेड और रिटर्न, या तो खाता बैंक मतलब कस्टमर के खाते में पैसा पहुंच जाए नेफ्ट का जिसके खाते में जाना था, या फिर वापस लौट आए विदिन 2 घंटे, ओके, बैच सेटलमेंट के, तो बैंक को कोई जो है चार्ज नहीं देना है। अगर नहीं होता है इतना, यानी 2 घंटे में या तो कस्टमर के खाते में पहुंच जाए जिसके खाते में जाना था, या तो जिसने भेजा था उसके खाते में लौट आए। अगर इससे ज़्यादा समय लगेगा तो पेनल इंटरेस्ट देना पड़ता है, और पेनल इंटरेस्ट करंट RBI का जो रेपो रेट प्लस 2% है, रेपो रेट प्लस 2% आपको पेनाल्टी के तौर पर देना पड़ता है। और ये पैसा जो है, मतलब जो पेनाल्टी है वो कस्टमर के खाते में ऑटोमेटिक चली जानी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कस्टमर आपको कंप्लेंट लॉक करे। कंप्लेंट लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने डिले किया उतना उसको पेनाल्टी भर करके वापस करिए, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैन द नेफ्ट सिस्टम बी यूज फॉर रिमिटिंग फंड्स इवन बाई दोज हु डू नॉट हैव बैंक अकाउंट? अगर मान लीजिए कि किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं, तो क्या वो नेफ्ट का यूज करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? तो यस, पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर जो है खाते मतलब जो है जो व्यक्ति पैसा भेजना चाहता है उसके पास खाता नहीं है तो भी। अच्छा, जिसको पैसे मिलने हैं, रिसीवर
जिसको रिसीव करना है उसके पास अकाउंट नहीं होगा तो कहाँ फेंकोगे, समझो आप इस बात को। जिसको पैसे रिसीव होने हैं अगर उसके पास अकाउंट ही नहीं है तो हम कहाँ पैसा डाल देंगे, है ना। तो उसके पास होना चाहिए। जो सेंडर है जिसको पैसे भेजने हैं, मान लीजिए मुझे पैसे भेजने हैं और मेरे पास अकाउंट नहीं है तो ओके है, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनको पैसे मुझे अगर भेजने हैं रिसीवर को, तो उनका तो अकाउंट नंबर होना चाहिए ना। ठीक है, क्लियर हो गई। तो सेंडर के पास अगर अकाउंट नहीं है तो पैसा भेजा जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट होती है 50,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके अलावा अगर आपको जो है पैसे भेजने हैं तो कुछ एडिशनल डिटेल भी यहाँ पर देनी पड़ेगी, जैसे आपको कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, क्योंकि एक तरीके से आप जो है वॉक इन कस्टमर कहलाते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इनको? वॉक इन कस्टमर। ऐसा कस्टमर जिसके पास अकाउंट ना हो, वो आए वॉक इन करते हो और अपना काम करवा ले, तो उसे वॉक इन कस्टमर बोलते हैं। तो अगर कोई कस्टमर इसके पास अकाउंट नहीं है और फिर भी वो नेफ्ट करना चाहता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम 50,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कैन आई सेंड फंड टू माई रिलेटिव्स फ्रेंड्स रिसाइडिंग अब्रॉड थ्रू नेफ्ट सिस्टम? क्या मेरे जो रिश्तेदार जो है विदेश में रहते हैं, दोस्त विदेश में रहते हैं, क्या उनको मैं नेफ्ट के थ्रू पैसा भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, केवल अगर आपको जो है पैसा भेजना है तो सिर्फ नेपाल भेजा जा सकता है नेफ्ट फैसिलिटी का यूज़ करके, और इसे इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम कहा जाता है। और उसमें भी इंडिया से सिर्फ नेपाल पैसे जाते हैं नेफ्ट के थ्रू, नेपाल से इंडिया उसमें भी नहीं लौटते हैं। ओके, तो नेफ्ट कैन बी यूज फॉर इनलैंड ट्रांजेक्शन ओनली। तो नेफ्ट का प्रयोग सिर्फ इनलैंड ट्रांजेक्शन, यानी हमारे देश में जो अपने विद इन कंट्री जो है यूज होता है, इंडो नेपाल फैसिलिटी को छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द कस्टमर चार्जेज लेवीड बाई बैंक ऑन नेफ्ट ट्रांजेक्शन? यदि आप नेफ्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक आपके ऊपर क्या चार्ज लगाता है? देखिए, वैसे तो बेसिकली हम आपको सीधे सीधे ये बताते, लेकिन कुछ और बातें हैं जो हायर रैंक के लोग हैं उनके लिए है। देखिए क्या है, आरबीआई डज नॉट लेवी एनी चार्जेस फॉर मेंबर बैंक फॉर नेफ्ट ट्रांजेक्शन। आरबीआई जो है, जो मेंबर बैंक होते हैं उनको नेफ्ट करने के लिए कोई चार्ज नहीं करता है। यानी कि चाहे एसबीआई से, मान लीजिए एसबीआई से पीएनबी में पैसा जा रहा है तो ना तो एसबीआई को कोई चार्ज देना है, ना पीएनबी को, किसको? आरबीआई को। मेंबर बैंक पर कोई भी चार्ज नेफ्ट का नहीं लगता है, ये कन्फ्यूजन दूर रखिएगा, है ना। जैसे आपको पूछ ले कि नेफ्ट ट्रांजैक्शन के लिए मेंबर बैंक को कितना चार्ज देना पड़ता है, तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। उसके बाद जो इनवर्ड ट्रांजैक्शन होती है, इनवर्ड मतलब जो पैसा आ रहा है, उसके लिए भी कोई चार्ज डेस्टिनेशन बैंक पर नहीं लगता है। मान लीजिए आपने पीएनबी के खाते से एसबीआई के खाते में 10,000 रुपये भेजे, तो एसबीआई डेस्टिनेशन बैंक हो गया, ये इनवर्ड ट्रांजैक्शन है, तो इस 10,000 रुपये के लिए इस एसबीआई को भी कोई जो है मतलब जो है चार्ज नहीं लगाना है। किसी कस्टमर को जो है चार्ज नहीं लगाएंगे। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मुझे 2 लाख रुपए भेजना चाहता है, किसके थ्रू? नेफ्ट के थ्रू। तो उसने मुझे 2 लाख अगर मुझे भेज दिए तो मेरे खाते में आ गए, तो ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए आने की वजह से जो है जिस बैंक में मेरा खाता है उसने मुझे चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति सेंड करेगा उसको पैसे पड़ेंगे, जो व्यक्ति रिसीव करेगा उसको कोई चार्जेज नहीं लगते हैं। ओके, फॉर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन मैक्सिमम चार्जेज जो कह सकते हैं वो नीचे दिए गए हैं। अगर ऑनलाइन मेथड से नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से अगर आप नेफ्ट करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है। पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, यदि आप ऑनलाइन मेथड से, नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से यदि आप पैसा भेजते हैं तो आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए आप ब्रांच जो है जाते हैं, वहाँ ओरिजिनेटिंग बैंक से नेफ्ट करवाते हैं, तो 10,000 रुपये की ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम 2.5 रुपये, 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपये, 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक मैक्सिमम 5 रुपये, 1 लाख से ज़्यादा और 2 लाख रुपए तक 15 रुपये, और 2 लाख से ज़्यादा पर मैक्सिमम 25 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लगाया जा सकता है बैंकों के द्वारा। समझ गए? ये डेटा याद रखेंगे। नेफ्ट करवानी है किसी ब्रांच से 10,000 रुपये तक का अगर आपको नेफ्ट करवानी है तो मैक्सिमम 2.5 रुपये प्लस जीएसटी लगाएगा। 10,000 रुपये से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख रुपये तक है तो मैक्सिमम 5 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा है और 2 लाख रुपये तक है तो 15 रुपये प्लस जीएसटी लगाएगा। अगर 2 लाख रुपये उससे ज़्यादा है तो मैक्सिमम 25 रुपये प्लस जीएसटी लगाएगा। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, हो सकता है कि बैंकों में अलग अलग हो, जैसे हो सकता है कोई बैंक जो है ये 1 लाख से 2 लाख के बीच में हो सकता है 10 ही रुपये चार्ज कर रहा हो, कोई दूसरा बैंक 12 रुपये चार्ज कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन ये कहती है कि आप मैक्सिमम 15 रुपये चार्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम प्लस जीएसटी, सर्विस टैक्स आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन आई यूज नेफ्ट टू ट्रांसफ़र फंड फ्राम आर टू एनआरई एनआरओ अकाउंट? क्या मैं एनआरई और एनआरओ अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ?
यस, नेफ्ट कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र फंड फ्राम, यानी कि एनआरई अकाउंट से एनआरई अकाउंट में, दोनों काम एनआरई एनआरओ अकाउंट में किया जा सकता है, लेकिन अकाउंट कंट्री में होना चाहिए। हमारे देश में यदि एनआरई और एनआरओ अकाउंट है ना, तो उस केस में नेफ्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट होता है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है, ओके, एनआरओ। तो अगर कंट्री में ये अकाउंट है तो उस केस में नेफ्ट का प्रयोग करके आप एनआरई और एनआरओ अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, या एनआरई और एनआरओ अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं, दोनों पॉसिबल है, आना और जाना, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन अगला देखिए, कैन आई ओरिजिनेट ए नेफ्ट ट्रांजेक्शन टू ड्रा रिसीव फंड फ्रॉम अनदर अकाउंट। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा दोस्त है ना, उसके खाते से मैं जो है 2000 रुपये निकाल लूँ नेफ्ट का प्रयोग करके, मेरा मन है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नेफ्ट इज क्रेडिट पुश सिस्टम। क्रेडिट पुश मतलब यहाँ पर पैसा क्रेडिट पुश किया जाता है, मतलब यहाँ से भेजा जाता है, रिसीव नहीं किया जाता है, पैसा भेजा जाता है। मतलब अगर जो मेरा दोस्त है यदि वो 2000 मुझे भेजेगा तो ही मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ तो 2000 रुपये मैं जो है यहाँ से खींच लूँ, दैट इज़ नॉट हैपनिंग, ओके। क्लियर हो गई मेरी बात? तो नेफ्ट ट्रांजैक्शन में अगर आप फंड किसी दूसरे के अकाउंट से चाहते हो तो वो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि नेफ्ट एक क्रेडिट पुश सिस्टम है। ट्रांजैक्शन कैन बी ओरिजिनेटेड बाय पेयर, रिमिटर या सेंडर। तो ट्रांजैक्शन की शुरुआत या तो पेयर, जिसने पे करना है, जिसने रेमिट करना है, जिसने भेजना है, वही कर सकता है, ठीक है। जिसको बेनिफिट मिलना है, जिसको पैसे मिलने, वो जो है ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता है। व्हाट इज यूटीआर? यूटीआर क्या होता है? यूटीआर इज यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। नेफ्ट का यूटीआर जो है 16 कैरेक्टर का कोड होता है, जो कि नेफ्ट सिस्टम में किसी ट्रांजैक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है। जब भी आप कोई नेफ्ट करेंगे तो आपको एक नंबर, 16 डिजिट का एक नंबर जो है, 16 कैरेक्टर का एक नंबर जनरेट हो करके मिलेगा, उसे ही यूटीआर कहते हैं, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर बोलते हैं। और नेफ्ट में कोई ट्रांजैक्शन हुई उसको पहचानने के लिए यूटीआर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो नेफ्ट पूरा कवर कर दिया। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स बनने की कोई सवाल ही नहीं बनता, नेफ्ट में कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो वी हैव गॉन थ्रू नेफ्ट, ठीक है। तो मैंने आपको समरी पहले ही बता दी थी, ये पूरा, ठीक है, पूरी समरी बताई थी। नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, 24/7/365 डेज अवेलेबल होता है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। टोटल 48 बैचेज चलते हैं, आधे आधे घंटे के बैच चलते हैं। पहला बैच रात 12:30 बजे, आखिरी बैच जो है रात 12 बजे होता है। सेटलमेंट बैच, जिस बैच में पैसा भेजेगा उसके अगले 2 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर आप डिले करते हैं तो रेपो रेट प्लस 2% की पेनल्टी लगती है। अगर कोई कस्टमर अकाउंट नहीं है उसका तो भी नेफ्ट करना चाहता है तो 50,000 रुपये मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन भेज सकता है। इसके अलावा नेफ्ट के थ्रू हम नेपाल को भी पैसा भेज सकते हैं, लेकिन नेपाल को भेज सकते हैं, नेपाल से रिसीव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में नेफ्ट में क्या कोई लिमिट होती है? तो आरबीआई ने कोई लिमिट नहीं लगा रखी है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नेफ्ट का ऑपरेटिंग आवर 24/7/365 डेज है। 19 दिसंबर 2019 से इसे 24 घंटे के लिए अवेलेबल करवाया गया था। हर आधे घंटे के इंटरवल पर बैच चलते हैं, पूरे दिन और रात चलते रहते हैं। पहला बैच रात 12:30 बजे और आखिरी बैच जो है रात 12 बजे ख़त्म होता है। बेनिफिशरी के खाते में 2 घंटे के अंदर पैसा पहुंच जाना चाहिए। जिस बैच में सेटलमेंट हुआ है तो बैच प्लस 2 आवर्स का टाइम मिलता है। अगर जो है खाते में पैसा नहीं पहुंचता है बेनिफिशरी के, या अगले 2 घंटे में पैसा वापस नहीं आता है, या तो 2 घंटे में जिसके पास जाना है वहां पहुंच जाए, या तो फिर 2 घंटे में जिसने भेजा है उसके पास रिटर्न आ जाए किसी वजह से, तो बैंक को कोई जो है पेनल्टी नहीं देनी है। यदि इससे लेट होता है तो रेपो रेट प्लस 2% की पेनल्टी लगती है, और इसके लिए कस्टमर को कोई अलग से जो है क्लेम नहीं लॉन्च करना होता, बैंक को ऑटोमेटिकली ये जो है पेनल्टी देनी पड़ती है, ठीक है। नेफ्ट में क्या हम जो है फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हमारे पास बैंक अकाउंट ना हो तो यस आप कर सकते हैं, लेकिन रिसीवर जो बेनिफिशियरी उसके पास अकाउंट होना चाहिए, और इसमें लिमिट होती है 50,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन्हें वॉक इन कस्टमर भी कहा जाता है। मेरे विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों को मैं क्या या दोस्तों को पैसा भेज सकता हूँ नेफ्ट से? तो नहीं भेज सकते हैं, केवल नेपाल पैसे भेजे जाते हैं, वो भी इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के तहत। क्या चार्जेज लगाए जाते हैं? तो मेंबर बैंक पर नेफ्ट का कोई चार्ज आरबीआई नहीं लगाता है, ठीक है। इनवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज कस्टमर को नहीं देना होता है। आउटवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर को चार्ज देना होता है, लेकिन अगर आप आउटवर्ड का मतलब आप पैसा नेफ्ट से भेज रहे हैं, अगर आप नेफ्ट ऑनलाइन कर रहे हैं यानी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करके, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन यदि जो है ब्रांच में जा करके आप नेफ्ट करवा रहे हैं तो 10,000 रुपये तक 2.5 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। 10,000 से 1 लाख रुपये तक मैक्सिमम 5 रुपये बैंक चार्ज कर सकता है। 1 लाख से 2 लाख तक 15 रुपये प्लस जीएसटी, और 2 लाख से ऊपर 25 रुपये प्लस जीएसटी आपसे चार्ज वसूला जा सकता है।
क्या मैं एनआरई अकाउंट से या एनआरओ अकाउंट से पैसा नेफ्ट कर सकता हूँ, या एनआरई अकाउंट एनआरओ अकाउंट में पैसा नेफ्ट करवा सकता हूँ किसी से? तो आप करवा सकते हैं, बशर्ते कि अकाउंट हमारे देश में होना चाहिए। नेफ्ट ट्रांजैक्शन मैं अपनी तरफ से ओरिजिनेट कर सकता हूँ? नहीं। ये नेफ्ट जो होता है क्रेडिट पुश सिस्टम होता है, और इसमें ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट वही कर सकता है जो सेंडर है। जो रिसीवर है वो जो है अपना जो है ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता है। यूटीआर क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर नेफ्ट सिस्टम में यूनिकली पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो 16 कैरेक्टर का एक कोड होता है जिसे यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस कोड कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नेफ्ट का जो कोड होता है वो 16 कैरेक्टर होता है, और आरटीजीएस का 22 कैरेक्टर का होता है। यूटीआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि आप इंडो नेपाल फैसिलिटी के तहत जो है इंडिया से नेफ्ट के थ्रू पैसा नेपाल में भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर देना यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा कि मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए हो गई है। पहले कम थी, 50,000 थी, अब 2 लाख रुपए हो गई है। उसके बाद में पहले साल भर में पर ईयर आप मैक्सिमम 12 टाइम्स जो है आप जो है पैसा इंडो नेपाल फैसिलिटी के तहत नेपाल भेज सकते थे, लेकिन अब ये लिमिट हट गई है। ध्यान दीजिए मेरी बात को। मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के तहत एक व्यक्ति नेपाल में मैक्सिमम कितना रुपए भेज सकता है? तो पर ट्रांजैक्शन वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए भेज सकता है। पूरे ईयर में कितनी बार भेज सकता है? तो अभी कोई लिमिट नहीं रही, कितनी भी बार भेजिए, 20 बार भेजिए, 25 बार भेजिए, हर दिन भेजते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले पूरे ईयर में 12 टाइम्स भेजा जा सकता था। लेकिन अभी क्या है कि जो वॉक इन कस्टमर हैं, वॉक इन कस्टमर किन्हें कहते हैं? जिनके पास अकाउंट नहीं है, हमारे ब्रांच में कोई अकाउंट नहीं है, फिर भी वो अगर नेपाल पैसा भेजना चाहते हैं तो उनके लिए अभी भी लिमिट है कि पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम वो 50,000 रुपये भेज सकते हैं, और पूरे साल में मैक्सिमम 12 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो है ये उन्हीं के लिए है जो वॉक इन कस्टमर है, यानी कैश ला करके ब्रांच में जमा करेंगे और उसे भेजना है। क्योंकि अगर खाता होगा तो हम खाते से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, खाता है नहीं, इसीलिए तो वो वॉक इन कस्टमर है। इफ़ ही हैज़ अकाउंट देन वी विल नॉट कॉल हिम वॉक इन कस्टमर। ओके, तो ये बात क्लियर हो जाती है। तो अगर यानी यहाँ 2 तरीके के कस्टमर हो गए। एक कस्टमर हो गया वॉक इन कस्टमर जो आया और पैसे नगद लेकर आया और भेजना चाहता है। तो वॉक इन कस्टमर के केस में आप मैक्सिमम 50,000 एक ट्रांजैक्शन में भेजेंगे, और पूरे साल में ऐसा कस्टमर मैक्सिमम 12 बार जो है ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर कस्टमर का अकाउंट है तो वो एक बार में मैक्सिमम 2 लाख रुपए भेज सकता है, और पूरे साल में कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार वो पैसा भेज सकता है। क्लियर हो गई मेरी बात? उसके बाद में चार्जेस की बात करें तो 50,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन पे जो चार्जेज हैं, ओरिजिनेटिंग बैंक मैक्सिमम 5 रुपये लगा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 20 रुपये मिलते हैं। एसबीआई जो है इस 20 रुपये में से एनएसबीएल के साथ 10 रुपये जो है शेयर करता है। 10 रुपये अपने पास रखेगा, 10 रुपये एनएसबीएल को देगा। एनएसबीएल क्या है? नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड है। एनएसबीएल क्या है? नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड। ओके, तो अगर 50,000 रुपये तक की नेफ्ट हो रही है नेपाल को, तो जिस ब्रांच ने ओरिजिनेट किया, जिस ब्रांच में मान लो ये जो है केनरा बैंक में कस्टमर आ गया हमारा, तो वो केनरा बैंक जो है उससे 5 रुपये लेगा, और उसके बाद में 20 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 रुपये अपने पास रखेगा। बाकी के 10 रुपये नेपाल एनएसबीएल के पास, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड के पास भेज देता है। ठीक है, एनएसबीएल वुड नॉट चार्ज एनी एडिशनल अमाउंट फॉर क्रेडिटिंग द बेनिफिशियरी अकाउंट इफ़ ही मेंटेन्स अकाउंट विथ इट। उसका पैसा एसबीआई से जा करके नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड के पास जाएगा, और एनएसबीएल कोई भी चार्ज नहीं लगाएगा अगर बेनिफिशियरी जिसके खाते में पैसा गया है उसके पास अकाउंट, उसका अकाउंट एनएसबीएल के साथ अगर मेंटेन है तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर बेनिफिशियरी का कोई अकाउंट नहीं मेंटेन है एनएसबीएल के साथ, किसी और बैंक के साथ है, एनएसबीएल के साथ नहीं है, तो एडिशनल चार्जेस लगेंगे। वो क्या है? 5,000 रुपये तक के रेमिटेंस पर एनएसबीएल 50 रुपये वसूलेगा, 5,000 से ऊपर के लिए 75 रुपये वसूलेगा, और अगर जो है 50,000 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, देखिए पूरे ट्रांजैक्शन में बात हो रही है, जो मैंने इतने सारे चार्जेस फ्रेंड्स आपको बताए ये अप टू 50,000 बताए हैं। यदि 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज़ाद है, जैसा वो चार्ज चाहे वैसा लगा सकता है। केवल 50,000 रुपये तक की लिमिट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है लिमिटेशन लगा रखी है। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड जो है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा आप समराइज़ किया है। काम की बात, मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इन अ ईयर कोई लिमिट नहीं है। अगर वॉक इन कस्टमर है और कैश लेकर आता है तो मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पूरे साल में 12 होती हैं। ओके, उसके बाद आरटीजीएस आ जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड जो है हमारा इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो इंडो नेपाल जो है
फैसिलिटी के बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा की। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं। पूरे साल में 12 की लिमिट थी पहले, लेकिन वो हटा दी गई है, तो कितने भी बार आप पैसा नेपाल भेज सकते हैं नेफ्ट फैसिलिटी का यूज करके। लेकिन अगर कस्टमर वॉक इन कस्टमर है, ऐसा कस्टमर जिसके पास अकाउंट नहीं है फिर भी वो नेपाल पैसे भेजना चाहता है, तो वो नगद लेकर आएगा, कैश लेकर आएगा, तो उसे वॉक इन कस्टमर बोलेंगे। तो इनके लिए लिमिटेशन अलग है। मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन वो 50,000 रुपये भेज सकता है और पूरे ईयर में मैक्सिमम 12 टाइम्स ऐसा वो कर सकता है, 12 टाइम्स से ज़्यादा नहीं कर सकता है। चार्जेस की बात करेंगे तो जो व्यक्ति इंडिया में है उसके लिए ये चार्जेस हैं। किसके लिए ये चार्जेस हैं? इंडिया के लिए। इंडिया में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ। जिस बैंक में जाएगा, अगर 50,000 रुपये तक की जो है पैसा 50,000 रुपये तक वो नेपाल भेजता है, तो जो इस बैंक से भेजेगा, मान लीजिए HDFC से भेजता है, तो उसके 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन मिलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 20 रुपये मिलेंगे, यानी कि टोटल 25 रुपये का मैक्सिमम चार्ज लगेगा। उस 25 रुपये में से 5 रुपये जिस ब्रांच से या जिस बैंक से आपने भेजा वो पाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 10 रुपये मिलेंगे और 10 रुपये मिल जाते हैं किसको? नेपाल SBI बैंक लिमिटेड को मिल जाते हैं। ओके, तो टोटल 25 रुपये में से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद में एक बार पैसा पहुंच गया, इंडिया से पैसा गया, तो ये चार्जेस मैंने जो आपको बताया ये ख़त्म हो गए। अब एक बार वहाँ पैसा पहुंच गया और अगर जिसके खाते में पैसा गया है उसका खाता NSBL के साथ है, नेपाल SBI बैंक लिमिटेड के पास अगर उसका खाता है, तो उस केस में कोई भी एडिशनल चार्ज SBI वसूलेगा नहीं, NSBL कोई एडिशनल चार्ज वसूलेगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के पास अकाउंट ही नहीं, जिसके खाते में पैसा जाना उसका अकाउंट ही नहीं है तो दूसरे बैंक में है लेकिन NSBL के पास नहीं है, तो इसका मतलब NSBL के पास जाएगा, NSBL फर्दर उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करेगा, तो उस केस में NSBL पैसे चार्ज वसूलता है। अब ये जो पैसा है ये नेपाल में है मौके पर। देखिए ये जो मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ ये नेपाल में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने ये जो चार्जेस बताए ये इंडिया के बताए हैं, जो ये बताए 25 रुपये, ये जो मैं चार्जेस आपको बता रहा हूँ ये नेपाल में एक बार पैसा पहुँच गया है तो NSBL उस व्यक्ति से वसूल रहा है जिसको पैसे मिलने हैं। ओके, डाउट नहीं रखिए इस बात में। तो 5,000 रुपये तक का अगर पैसा आपने नेपाल में भेजा है तो नेपाली रुपये के हिसाब से 50 रुपये लगेंगे किसको? जो है उस बेनिफिशियरी को जिसके खाते में पैसा जाना है। और उसके बाद में 5,000 रुपये से अगर ऊपर का रेमिटेंस है तो 75 रुपये देना पड़ेगा। 5,000 रुपये तक है 50 रुपये लगेगा। 5,000 से ज़्यादा का रेमिटेंस है 75 रुपये लेगा NSBL, है ना, नेपाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर 50,000 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो उस केस में जो चार्ज हैं वो SBI खुद डिसाइड करेगा, RBI नहीं डिसाइड करता है। तो ये जितने भी चार्जेस बताए ये 50,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन के बताएगा। मान लीजिए कोई 2 लाख रुपए भेज देता है तो कितना चार्ज लगेगा उसके लिए SBI खुद डिसाइड करता है। दिस इज नॉट डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, समरी के तौर पर अगर बात करें, एक जिस्ट के तौर पर अगर देखना चाहें तो मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक साल में कोई लिमिट नहीं है। अगर वॉक इन कस्टमर है और कैश लेकर आता है तो मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 रुपये है और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक साल में 12 कर सकता है। ओके, तो नेफ्ट हो गया। और नेफ्ट के बाद में हमने साथ ही साथ बात कर ली जो है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी की। यहाँ आगे बढ़ेंगे और RTGS की बात करेंगे। RTGS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। RTGS 24/7/365 है, यानी नेफ्ट भी 24 घंटे अवेलेबल है और RTGS भी 24 आवर्स अवेलेबल है। इसमें RTGS की जो मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपए है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। डिले होगा तो यहाँ पर भी रेपो प्लस 2% का ही पेनाल्टी लगती है। नेफ्ट में भी और RTGS में भी थोड़ा रिलेटिव स्टडी करते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। नेफ्ट भी 24 आवर अवेलेबल है, RTGS भी 24 आवर अवेलेबल है और नेफ्ट भी 24 आवर अवेलेबल है। मिनिमम 2 लाख रुपए है RTGS में, नेफ्ट में मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, है ना, और ना ही मैक्सिमम की कोई लिमिट है। यहाँ भी कोई मैक्सिमम कोई लिमिट, यहाँ भी कोई नहीं है। अगर डिले होता है तो यहाँ नेफ्ट में RTGS में भी रेपो प्लस 2% और नेफ्ट में भी रेपो प्लस 2% लगता है। ओके, RTGS की बात करें फुल फॉर्म की तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो अब इसमें रियल टाइम क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है, ये बात समझते हैं। RTGS कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ए सिस्टम वेयर देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड रियल टाइम सेटलमेंट। यहाँ पर क्या है कि कॉन्टिन्यूअस लगातार और रियल टाइम मतलब उसी समय पर मैंने जैसे यहाँ से जो है पत्थर फेंका और उसी समय पर ही विद इन सेकेंड वो दूसरी जगह जा गिरा, तो ये रियल टाइम का काम हो गया, ठीक है। और मैंने जो है एक पतंग उड़ाई और वो कट गई और धीरे धीरे गिरते काफ़ी देर बाद गिरी, तो वो रियल टाइम नहीं है। ओके, तो रियल टाइम मतलब तुरंत ही इंस्टेंटली हैपनिंग होनी चाहिए। ओके, तो RTGS जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर लगातार और रियल टाइम बेसिस पर सेटलमेंट होता है फंड का। इंडिविजुअली होता है, ऑन ट्रांजैक्शन बाई ट्रांजैक्शन बेसिस होता है, यहाँ नेटिंग नहीं होती, विदाउट नेटिंग।
यहाँ पर NEFT का फुल फॉर्म बताना ज़रूरी है ना। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पर नेटिंग होती है। क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेटिंग होती है। यानी कि नेटिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जो है एक एग्जांपल देता हूँ नेफ्ट का। जैसे आपकी कोई दुकान है, फॉर एग्जांपल आप मिल्क बेचते हैं, ठीक है, मिल्क बेचते हैं। अब यहाँ पर कोई कस्टमर आया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद और कस्टमर आया, कुछ देर बाद और कस्टमर आया, कुछ देर बाद और कस्टमर आया। अब आप ऐसे दुकानदार हैं जो वेट करते हैं कि जब 12:30 बजेगा या 1 बजेगा तो ही मैं उठूँगा और सबको जो है सामान सप्लाई कर दूँगा। तो ऐसे में क्या होगा, कस्टमर बहुत सारे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, 15, 20, 25 जितने भी हो जाएं, और सब 12:30 बजे तब आप उठे और आपने उठा करके सबको मिल्क दे दिया, ठीक है। तो ये आपने नेफ्ट किया। उसी जगह पर RTGS अगर आप करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे आधा लीटर मिल्क चाहिए, आपने उसे आधा लीटर मिल्क दिया। दूसरा कस्टमर आया, उसने बोला मुझे 2 लीटर मिल्क चाहिए, आपने उसे 2 लीटर मिल्क दे दिया। तो दिस इज RTGS, ओके। नेफ्ट, यही नेटिंग का मतलब यही होता है, सारे कस्टमर एक साथ इकट्ठा हो जाए, सारा पैसा। जैसे 12:01 में किसी ने नेफ्ट की, 12:03 पे किसी ने नेफ्ट की, 12:05 पे किसी ने नेफ्ट की, ये सारी नेफ्ट इकट्ठा होती जाएगी, नेटिंग होती रहेगी, इकट्ठा होता रहेगा, और फिर 12:30 बजे इकट्ठे ही पूरा उठा करके पैसा शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वो नेटिंग होती है, ओके। तो यहाँ नेटिंग नहीं होती है, बल्कि ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पर इंडिविजुअली सेटलमेंट किया जाता है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, रियल टाइम मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन या इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग उसी समय पर हो जाता है जिस समय वो रिसीव होती है। जैसे एक थप्पड़ आपको किसी ने मारा, आपने तुरंत ही जो है पलट के एक थप्पड़ उसको दे दिया, तो ये रियल टाइम हो गया। जिस समय इंस्ट्रक्शन मिली उसी समय इंस्ट्रक्शन लौटा दी गई, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस सेटलमेंट की बात करें तो ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन अगर इंडिविजुअली, मतलब कहने का जो फंड का ट्रांसफ़र है वो इंडिविजुअली होता है, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पे होता है। ग्रॉस सेटलमेंट हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इकट्ठा किया गया, नेटिंग की गई, सब इकट्ठा किया गया फिर सेटलमेंट नहीं करते हैं, 1 by 1 इंडिविजुअली हम यहाँ पर सेटलमेंट कर रहे होते हैं, ओके। जो सिस्टम है वो 24/7/365 अवेलेबल है 14 दिसंबर 2020 से। अगेन डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 24 आवर अवेलेबल हुआ है, ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। नेफ्ट भी 24 घंटे अवेलेबल है और RTGS भी 24 घंटे अवेलेबल है। RTGS सिस्टम इज प्राइमरली मीन्ड फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन। ध्यान रखिएगा कि नेफ्ट की बजाय RTGS को इसीलिए लाया गया था क्योंकि बड़ी वैल्यू की अगर ट्रांजेक्शन करनी है तो नेफ्ट को ना प्रेफर करके RTGS को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के ट्रांजेक्शन, मान लीजिए जैसे किसी को 10 करोड़ ट्रांसफ़र करने हैं तो वो आधे घंटे वेट आउट नहीं करेगा, बड़ा क्लाइंट होगा और तुरंत पैसा चाहेगा, तो इसीलिए RTGS को लाया गया था बड़ी वैल्यू की ट्रांजैक्शन के लिए, ओके। उसके बाद में यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो RTGS के होनी चाहिए वो 2 लाख रुपए, और मैक्सिमम कोई अपर सीलिंग या कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। तो मिनिमम अमाउंट RTGS में 2 लाख रुपए है, खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है 2 लाख रुपए, ठीक है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जैसे नेफ्ट आपका क्रेडिट पुश सिस्टम था, वैसे ही RTGS भी क्रेडिट पुश सिस्टम है। इसका मतलब मैं किसी के खाते से पैसा खुद RTGS नहीं कर सकता, जब वो व्यक्ति चाहेगा, जब सेंडर चाहेगा तभी ट्रांजैक्शन शुरू हो पाएगी, ओरिजिनेट हो पाएगी। रिसीवर के बस का कुछ नहीं होता है, रिसीवर को बस वेट करना होता है और ये देखना होता है कि पैसा मिल जाए, ओके। अब अगर मान लो जो है 1 घंटे के अंदर में पैसा विदिन 1 आवर जो है पहुंच जाना चाहिए नॉर्मली। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रेडिट द फंड टू बेनिफिशियरी कस्टमर्स अकाउंट फॉर एनी रीजन, द फंड रिसीव्ड बाय RTGS मेंबर बैंक विल बी रिटर्न टू द ओरिजिनेटिंग बैंक विदिन 1 आवर ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। तो अगर मान लीजिए किसी वजह से आप बेनिफिशियरी के खाते में RTGS का पैसा नहीं डाल सकते हैं, तो जिस बैंक ने शुरुआत की थी ट्रांजेक्शन की, ओरिजिनेट किया था, उसके पास पैसा 1 घंटे के अंदर पहुँच जाना चाहिए। जब जो है डेस्टिनेशन बैंक के पास आया उसके 1 घंटे के अंदर शुरुआत वाले बैंक के पास पहुंच जाना चाहिए जिसने भेजा था, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको पेनल्टी रेपो रेट प्लस 2% की देनी पड़ती है। उसके बाद बात करेंगे UTR की। मैंने आपको नेफ्ट में भी UTR बताया था, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है RTGS सिस्टम में किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अगर आपको पहचानना है तो आपके पास RTGS का UTR नंबर होना चाहिए, और ये 22 कैरेक्टर का होता है। नेफ्ट का 16 कैरेक्टर का होता है और RTGS का 22 कैरेक्टर का होता है, ओके। उसके बाद में एक और छोटी सी बात यहीं पर कर लेंगे, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक 20 डिजिट का नंबर होता है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पर पहचानना है तो उस केस में LEI की ज़रूरत होती है। जैसे RTGS की ट्रांजेक्शन को पहचानने के लिए UTR पर्याप्त है 22 डिजिट का, उसी तरीके से अगर जो है
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पहचानना है तो उसके लिए LEI नंबर होता है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफाई नंबर होता है, ये 20 डिजिट का होता है। 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। पहला, LEI का फुल फॉर्म लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है। दूसरा, कितने डिजिट का होता है, 20 डिजिट का होता है। तीसरा, क्या पर्पज़ है इसका, इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी ट्रांजेक्शन को पहचानना है तो LEI की ज़रूरत पड़ेगी। और LEI सभी ट्रांजेक्शन में नहीं होता है। LEI जो है ऑल सिंगल पेमेंट ट्रांजेक्शन आप 50 करोड़ एंड अबव के लिए, 50 करोड़ या उससे ऊपर की ट्रांजेक्शन है, नेफ्ट या RTGS के थ्रू हो रही है तो उस केस में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की ज़रूरत होती है। यानी LEI का रोल 50 करोड़ या उससे ऊपर की सिंगल ट्रांजेक्शन में होता है। RTGS क्या करता है फ्रेंड्स, आपका सिस्टमिक रिस्क और सेटलमेंट रिस्क को रिड्यूस कर देता है। तो RTGS कौन कौन से रिस्क रिड्यूस करता है पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। सिस्टमिक रिस्क को और सेटलमेंट रिस्क को। कौन कौन से रिस्क, सिस्टमिक रिस्क और सेटलमेंट रिस्क। जो रिस्क है फ्रेंड्स वो पूरा पढ़ेंगे, हर तरीके के रिस्क के बारे में एक पूरा लेक्चर होगा, लेकिन अब चर्चा हुई है तो इसलिए यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि सिस्टमिक रिस्क क्या होता है और सेटलमेंट रिस्क क्या होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों को RTGS रिड्यूस करता है। सिस्टमिक रिस्क का मतलब होता है कि अगर एक बैंक या एक कंपनी के फेल होने से बहुत सारी कंपनियां लगातार फेल हो जाएं, पूरा का पूरा देश का बैंकिंग सिस्टम ही ठप हो जाए, तो वही सिस्टमिक रिस्क होता है। ओके, अगर एक कंपनी के जो है कमज़ोर पड़ जाने से ट्रिगर कर दे कि जो है कोलैप्स कर जाए पूरी पूरी इंडस्ट्री या पूरी पूरी इकोनॉमी, पूरा पूरा बैंकिंग सिस्टम, तो उसे ही सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। ओके, सिस्टमिक रिस्क का मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा बैंकिंग सिस्टम ही क्रैश कर जाए। एक बैंक, जैसे एक बैंक दिवालिया हुआ, फिर उसकी वजह से दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, होते गए सब एक दूसरे की वजह से, और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ही खराब हो गई, तो सिस्टमिक रिस्क हो जाएगा। सेटलमेंट रिस्क का मतलब होता है, सेटलमेंट रिस्क इज अ रिस्क दैट अराइजेज व्हेन पेमेंट्स आर नॉट एक्सचेंज साइमल्टेनियसली। जब पेमेंट्स को साइमल्टेनियसली नहीं जो है एक्सचेंज किया जाता है तो उसे सेटलमेंट रिस्क कहते हैं। जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी, ठीक है, और उसको 6 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। अब उस ज़रूरी ये है कि जब आप इधर आप उसको 6 लाख दें, उधर वो आपको ज़मीन आपके नाम कर दे। ओके, अगर ये साइमल्टेनियसली ना हो, आप सोचिए कि आपने 6 लाख रुपए उसके खाते में डाल दिए, उसने कहा कि मैं आपको ज़मीन लिख दूंगा, लेकिन उसने ज़मीन आपको कभी लिखी नहीं, सेटलमेंट रिस्क की प्रॉब्लम आ गई। दूसरा केस भी है कि आपने अपने नाम ज़मीन लिखवा ली लेकिन कभी उसको 6 लाख भेजे ही नहीं, तो भी सेटलमेंट रिस्क है। तो ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है RTGS मदद करता है, सेटलमेंट रिस्क को रिड्यूस करता है। ओके, तो जब भी पेमेंट्स जो है साइमल्टेनियसली नहीं एक्सचेंज होती हैं तो सेटलमेंट रिस्क अराइज होता है। अब बात करेंगे चार्जेस की। RTGS के लिए चार्जेस, अगर इनवर्ड RTGS है यानी कि RTGS में जो पैसा रिसीव होता है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आउटवर्ड RTGS के चार्जेस होते हैं। चूँकि मिनिमम 2 लाख है तो इसीलिए 2 लाख से 5 लाख की बात हो रही है। हम क्यों नहीं 10,000 तक बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई RTGS की शुरुआत ही 2 लाख से होती है, इसलिए 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक यदि आप भेजते हैं तो 25 रुपये प्लस GST मैक्सिमम कोई बैंक चार्ज कर सकता है। अगर 5 लाख से ज़्यादा आप भेजेंगे तो 50 रुपये प्लस GST आपसे कोई बैंक मैक्सिमम ले सकता है। ओके, तो आउटवर्ड RTGS में आप समझ गए चार्जेस कितने हैं। 2 लाख से 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम 25 रुपये प्लस GST है, और 5 लाख से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन है तो 50 रुपये प्लस GST मैक्सिमम होता है। उसका अंदर क्वेश्चन अगला देखिए, हाउ इज द प्रोसेसिंग ऑफ RTGS डिफरेंट फ्रॉम NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो पूछ रहे हैं कि नेफ्ट RTGS से अलग कैसे है। तो नेफ्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिसीव्ड अप टू पर्टिकुलर टाइम आर प्रोसेस्ड इन अ बैचेज। तो इसमें क्या होता है कि नेफ्ट में जितनी भी ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम तक मिलती हैं वो सारी इकट्ठा की जाती हैं और फिर एक बैच में उसको सेटल किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जबकि RTGS ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड कंटिन्यूअसली ऑन ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन बेसिस या रियल टाइम थ्रू आउट द डे। इसमें क्या है, पूरे दिन 24 घंटे ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन बेसिस पर कंटिन्यूअसली जो है ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाता है RTGS में। ओके, अब आगे ATM के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले RTGS फिर से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा RTGS। मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद आप ना करिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद नहीं है। फिर भी एक बार वर्क थ्रू फिर से करते हैं। RTGS 24/7 अवेलेबल है। मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। डिले अगर होता है तो रिपो रेट प्लस 2% की पेनाल्टी लगती है। RTGS जो है इसमें रियल टाइम फंड सेटलमेंट होता है। रियल टाइम का मतलब होता है कि जैसे ही फंड मिले तुरंत ही जो है वो भेज दिए जाते हैं, तो इंस्ट्रक्शन उसी समय प्रोसेस होती है जिस समय वो रिसीव होती है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब हुआ कि जो है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पर सेटलमेंट होता है। ये सिस्टम 14 दिसंबर 2020 से 24/7 अवेलेबल है। RTGS जो है लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया गया है। मिनिमम 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है।
ये एक क्रेडिट पुश सिस्टम है। इसका मतलब जिसको पैसे भेजने हैं वही भेज सकता है, जिसको मिलने हैं, रिसीव करने हैं, वो जो है कुछ कर नहीं सकता है, अपनी तरफ से ट्रांजेक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता है। अब जब आपने आरटीजीएस का, उसके 1 घंटे के अंदर या तो बेनिफिशियरी के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए हर हाल में, या तो 1 घंटे के अंदर वापस उसी बैंक में लौट आना चाहिए, उसी कस्टमर के खाते में। अगर ऐसा नहीं होता 1 घंटे के अंदर में, तो आपको रेपो रेट प्लस 2% की पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। हर एक ट्रांजैक्शन को पहचानने के लिए आरटीजीएस में यूटीआर का यूज होता है। यूटीआर का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है, और ये 22 कैरेक्टर का कोड होता है। नेफ्ट वाला 16 कैरेक्टर का होता है, और आरटीजीएस वाला 22 कैरेक्टर का होता है। यहीं पर ही अगर 50 करोड़ और उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन आप करते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन 50 करोड़ या उससे ऊपर की नेफ्ट या आरटीजीएस से करते हैं, तो वहाँ पर LEI नंबर मांगने लगा है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर मांगने लगा है। सोचिए कभी ईश्वर आपको इस लायक करे कि आप 60 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करना चाहें, 60 करोड़ का आरटीजीएस करना चाहें, तो फ्रेंड्स या तो आप या जिस क्लाइंट के लिए आप कर रहे हैं उससे आप बोलोगे कि सर हमें लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर प्रोवाइड करिए। ओके, तो LEI चाहिए होता है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है। LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है। ये 20 डिजिट का कोड होता है, और ये इंटरनेशनल लेवल पर किसी ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानने में काम आता है। आरटीजीएस से कौन कौन से रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं? सिस्टमिक रिस्क और सेटलमेंट रिस्क। सिस्टमिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें एक बैंक के फेलियर होने से पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री, पूरी की पूरी कंट्री जो है कोलैप्स कर जाए, तो उसे सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। सेटलमेंट रिस्क तब अराइज होता है जब पेमेंट को साइमल्टेनियसली एक्सचेंज ना किया जाए। मैंने आपको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, आपने मुझे मनी दिया, अगर ऐसा हो रहा है साथों साथ तो ठीक है। मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी लेकिन आपने मुझे मनी नहीं दी, आपने मुझे मनी दे दी, मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दी, यानी साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों काम नहीं हुए, तो फिर ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया। चार्जेस की बात करेंगे तो अगर पैसा जिसके खाते में आएगा इनवर्ड होगा आरटीजीएस, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा भेजते हैं आरटीजीएस में, तो 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि बैंक मैक्सिमम 25 रुपये प्लस जीएसटी लगा सकता है। ये मैक्सिमम है फ्रेंड्स, मैं अगेन कह रहा हूँ, हो सकता है आपकी बैंक में ये वेरी कर जाए, फिर आप कहोगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कहती है मैक्सिमम 25 लगाना है। वो आपकी जनरोसिटी, आप 10 रुपये वसूल लो, वो आपकी मर्जी, आप 24.5 रुपये वसूल लो, आप जो है 25 के 25 वसूल लो, लेकिन आपको 26 रुपये नहीं वसूलने देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मना करता है। अगर 5 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस जीएसटी मैक्सिमम आप वसूल सकते हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है? तो नेफ्ट में जो है जो फंड है वो बैच में सेटल होता है, जबकि आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस रियल टाइम पर सेटलमेंट होती है। इसी वजह से ये इससे डिफरेंट होता है। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और जो है एटीएम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एटीएम के बारे में ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, पूछा जाता है फुल फॉर्म इसका एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। पहला एटीएम जो है इंडिया में 1987 में HSBC बैंक ने मुंबई में लगाया था। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपसे कि पहला एटीएम किस बैंक ने लगाया था? HSBC बैंक ने। कहाँ लगाया था? मुंबई में लगाया था। ओके, 1987 बहुत कम पूछा गया, बट ये पूछा जाता है कि कौन सा बैंक था जिसने पहला एटीएम लगाया था? तो HSBC बैंक ने मुंबई में लगाया था। जो पिन होती है, पिन वो होता है उसका फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना। पिन डालते हैं हम लोग ना, यूपीआई पिन होती है, डेबिट कार्ड की पिन होती है, तो उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जो आपका डेबिट कार्ड होता है ना, प्लास्टिक का डेबिट कार्ड, उसका जो साइज होता है वो ये होता है। जैसे आपका डेबिट कार्ड है मान लीजिए, तो 85.60 mm होता है इधर की तरफ, और 53.98 mm होता है इधर की तरफ। ठीक है, अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। कभी कभार पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा था, बट फिर भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एटीएम सबसे पहले HSBC बैंक ने मुंबई में लगाया था। पर्सनल पिन का फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जो डेबिट कार्ड होता है 85.60 mm से और 53.98 mm होता है, मतलब लंबाई इतनी होती है, चौड़ाई इतनी होती है। मतलब एकदम धीरे धीरे से छोटी छोटी बातों में टाइप ऑफ एटीएम की बात कर लेंगे। पहला ऑन साइट एटीएम, जो बैंक की प्रीमाइसेस में आपकी ब्रांच के अंदर में लगे होते हैं या ब्रांच के जस्ट बाहर लगे होते हैं, उन्हें ऑन साइट एटीएम कहते हैं। ऑफ साइट एटीएम वो एटीएम होते हैं जो बैंक की ब्रांच से, प्रीमाइसेस से दूर होते हैं। जैसे आपकी ब्रांच जो है मान लीजिए चौराहे पर है और वो 200 मीटर 300 मीटर दूर लगा है, तो उसे ऑफ साइट एटीएम कहेंगे। ठीक है, उसके हमने ग्रीन लेबल एटीएम उन्हें कहते हैं जो एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। ऑरेंज लेबल एटीएम शेयर ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। येलो लेबल एटीएम ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। पिंक लेबल एटीएम वुमेन बैंकिंग के लिए होते हैं।
ओके। जनरली ये नहीं पूछा था, बहुत ज़्यादा पूछा था ऑन साइट एटीएम आपका, ऑफ साइट एटीएम, लेकिन याद रखना जरूरी है, चर्चा हो रही है, ये पूछा गया है। पिंक लेबल एटीएम वुमेन बैंकिंग, स्पेशली जो है महिलाओं के लिए जो है एटीएम बनाया जाता है, उन्हें पिंक लेबल एटीएम बोलते हैं। वाइट लेबल एटीएम क्या होता है फ्रेंड? ऐसे एटीएम जो ओन्ड और ऑपरेटेड बाई कारपोरेट्स होते हैं, जिनकी ओनरशिप और ऑपरेशन सारी जिम्मेदारी कारपोरेट की होती है। एटीएम सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई नॉन बैंक्स आर कॉल्ड WLA, वाइट लेबल एटीएम। ठीक है, तो ऐसा एटीएम जिसको सेटअप किया जाता है, जिसकी ओनरशिप और जो ऑपरेट किया जाता है नॉन बैंक्स के द्वारा, बैंकों के द्वारा नहीं किया जाता, उन्हें वाइट लेबल एटीएम कहते हैं। फिर है ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम वो होता है ओन्ड बाई बैंक बट इट्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी या कारपोरेट। ठीक है, तो ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है? ऐसा एटीएम जिसमें ओनरशिप तो बैंक की है, लेकिन बाकी सारे काम जो है थर्ड पार्टी या कारपोरेट देखते हैं। वाइट लेबल एटीएम में क्या है? सब कुछ बाहर, सब कुछ, यानी ब्राउन लेबल में बैंक की ओनरशिप हो गई, और जो है वाइट लेबल में यही ओनरशिप अगर हटा दीजिए ब्राउन लेबल में से, तो वो वाइट लेबल एटीएम हो जाता है। वाइट लेबल एटीएम में ओनरशिप और ऑपरेशन सब कुछ कारपोरेट का होता है, लेकिन जो ब्राउन लेबल एटीएम होता है उसमें ओनरशिप बैंक की होती है और ऑपरेशन का काम कारपोरेट्स देखते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के बैंक्स हो गए हमारे फ्रेंड। देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन में, तो ऑन साइट एटीएम ऐसा जो बैंक की ब्रांच में या ब्रांच के जस्ट बाहर हो। ऑफ साइड एटीएम जो ब्रांच से दूर हो। ग्रीन लेबल एटीएम एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उसी से ले लीजिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ऑरेंज लेबल जो है शेयर ट्रांजैक्शन के लिए। येलो लेबल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए। पिंक लेबल वुमेन बैंकिंग के लिए। वाइट लेबल ऐसे होते हैं जिनकी ओनरशिप और प्लस ऑपरेशन है ना, ओनरशिप और ऑपरेशन दोनों कारपोरेट्स देखते हैं। ब्राउन लेबल वो होते हैं जिसमें ओनरशिप बैंक की होती है और ऑपरेशन का काम कारपोरेट करते हैं, वो ब्राउन लेबल एटीएम। कारपोरेट का मतलब थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे इशूअर बैंक और एक्वायरिंग बैंक, ये दो टर्म हैं। इशूअर बैंक का मतलब होता है, जैसे ये डेबिट कार्ड है, अगर ये डेबिट कार्ड है मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डेबिट कार्ड है, तो इसका मतलब इशूअर बैंक वो हो गया व्हिच इशू डेबिट कार्ड टू कस्टमर। अब चूंकि ये डेबिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा ने इशू किया है, तो यहाँ पर इशूअर बैंक कौन सा हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। जिस बैंक ने डेबिट कार्ड इशू किया है उसे इशूअर बैंक कहते हैं। एक्वायरिंग बैंक वो बैंक होता है, मान लीजिए कस्टमर है, बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड लेकर के, जरूरी नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम मशीन पर जाए, हो सकता है कि वो HDFC की मशीन पर चला जाए या ICICI की एटीएम पर चला जाए। तो ऐसे में अगर दूसरे की मशीन यूज कर ली, डेबिट कार्ड दूसरे का और एटीएम मशीन जिसकी यूज कर लेगा, तो जिसकी एटीएम मशीन यूज होती है विड्रॉल के लिए उसे एक्वायरिंग बैंक कह देते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? इशूअर बैंक किसे कहेंगे? जिसने डेबिट कार्ड दिया है आपको, डेबिट कार्ड जिसने कस्टमर को दिया वो इशूअर बैंक हो गया। और एक्वायरिंग बैंक वो बैंक होता है जब कस्टमर अपने खुद के बैंक की एटीएम मशीन ना यूज करके दूसरे बैंक की एटीएम मशीन यूज करेगा, तो जिस बैंक की एटीएम मशीन वो यूज कर रहा है उस बैंक को ही एक्वायरिंग बैंक कह देते। अब ये काम आएगा आपको, दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती है, ऑन अस ट्रांजेक्शन और ऑफ अस ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स, ऑन अस ट्रांजेक्शन उन्हें कहते हैं जब इशूअर और एक्वायरिंग बैंक दोनों सेम हो। इशूअर और एक्वायरिंग बैंक दोनों सेम है तो ऑन अस ट्रांजेक्शन, और इशूअर और एक्वायरिंग बैंक डिफरेंट है तो ऑफ अस ट्रांजेक्शन होती है। इसीलिए मैंने आपको इशूअर और एक्वायरिंग बैंक दोनों समझाया था। देखिए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है आपका, डेबिट कार्ड, और बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम मशीन अगर यूज कर लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का ही डेबिट कार्ड है और बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम मशीन है, तो ये ट्रांजैक्शन ऑन अस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। कैसी? ऑन अस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इशूअर जिसने डेबिट कार्ड दिया है और एक्वायरिंग जिसकी एटीएम मशीन यूज हो रही है, वो दोनों सेम है, दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन ऑन अस ट्रांजैक्शन कहलाती है। और अगर इशूअर अलग है, डेबिट कार्ड जो है जो आपके पास है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, लेकिन जो एटीएम मशीन है आपके पास में वो HDFC की है, ये यानी इशूअर अलग हो गया और एक्वायरिंग बैंक अलग हो गया, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को ऑफ अस ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या होता है? ऑफ अस ट्रांजैक्शन। यानी ऑन अस मतलब हमारे पास रह गई, ऑफ हमारे से दूर चली गई, यानी कि यहाँ फ़ायदा HDFC को हो गया। ओके, क्लियर हो गई? ऑन अस ट्रांजैक्शन जब इशूअर बैंक और एक्वायरिंग बैंक दोनों सेम हैं तो ऑन अस ट्रांजैक्शन, अगर दोनों डिफरेंट है तो ऑफ अस ट्रांजैक्शन होता है। दो तरीके के डिक्लाइन होते हैं, कई बार पूछ लेते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। बिजनेस डिक्लाइन, दीज आर रिफ्यूजल बाय सिस्टम टू ट्रांजेक्ट ड्यू टू रॉन्गफुल बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर। अगर कस्टमर की गलती से डिक्लाइन होता है तो बिजनेस डिक्लाइन कहेंगे।
अगर कस्टमर की गलती नहीं है, सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, तो उसे टेक्निकल डिक्लाइन कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। अगर कस्टमर के व्यवहार की वजह से उसने गलत अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसने गलत पिन नंबर डाल दिया, उसने जो 10,000 खाते में थे 15,000 निकालने की कोशिश की, उसकी जो डेबिट कार्ड की लिमिट है 25,000 रुपये है, उसने 75,000 रुपये निकालने की कोशिश की, एक्सीड विड्रॉल लिमिट कर दिया, तो ऐसे सारे केसेस में कस्टमर की गलती है। तो ऐसे डिक्लाइन को बिजनेस डिक्लाइन कहते हैं। टेक्निकल डिक्लाइन वो होता है जब जो है हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या इंटरनेट बैठ जाए, नेटवर्क कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसे टेक्निकल डिक्लाइन कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? बिजनेस डिक्लाइन कस्टमर की गलती है और अपने मतलब बैंक की गलती है, तो टेक्निकल डिक्लाइन कह देंगे एक तरीके से। ओके। एटीएम बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, लोकेशन के आधार पर एटीएम 4 तरीके के होते हैं, जिसमें से 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑन साइट एटीएम, ऐसा एटीएम जो ब्रांच की प्रीमाइसेस में या ब्रांच के बहुत करीब होता है, प्रॉक्सिमिटी में होता है, बहुत नज़दीक होता है, उसे ऑन साइट एटीएम कहते हैं। ब्रांच के अंदर भी हो सकता है, ब्रांच के जस्ट बाहर हो सकता है, ज़्यादातर ब्रांचों के जस्ट बाहर ही लगे होते हैं शटर लगा करके। ओके। ऑफ साइट एटीएम वो होते हैं जो ब्रांच से दूर होते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पेट्रोल पंप वगैरह हो गए, वहाँ पर लगाया जाता है, उन्हें ऑफ साइट एटीएम कहते हैं। ऐसे एटीएम जो ब्रांच से बहुत दूर हों या थोड़ी दूर हों, दूरी से मतलब नहीं, ब्रांच से दूर हों, बस कुल मिला करके। नज़दीक हैं 10 मीटर 50 मीटर, उससे मतलब नहीं है। ओके। ये ब्रांच है, अगर एटीएम यहाँ रखा है या जस्ट यहाँ रखा है तो उसे ऑन साइट कह दीजिए। ये आपकी ब्रांच है और एटीएम यहाँ रखा हुआ है, ये ब्रांच है और एक घर छोड़ करके अगले घर में एटीएम रखा है, इसे ऑफ साइड बोल दीजिए। बगल रखा हुआ है, ऑफ साइड बोल दीजिए। ओके। ऑन साइट नहीं रह जाएगा। वर्क साइट एटीएम किन्हें कहते हैं? कई बार क्या होता है कि बैंक जो है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस, उसका जो है बड़ा सा कैंपस है, पता चल रहा है वहाँ 25,000 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं या 10,000 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बैंक ले जा करके अपना एटीएम मशीन वहाँ इंस्टॉल कर देता है, ताकि वो उस पर्टिकुलर इन्फोसिस कंपनी के जो भी एम्प्लॉई हैं उस एटीएम मशीन को एक्सेस कर सके। तो ऐसे एटीएम को जो है वर्क साइट एटीएम कहते हैं। कैसे एटीएम कहते हैं? वर्क साइट एटीएम। दीज आर लोकेटेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड आर जनरली मेड फॉर एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये जनरली किसी बड़े संस्थान के अंदर होते हैं, जैसे कॉलेजों में भी होते हैं। फ्रेंड्स, आप डीयू चले जाइए, आप जेएनयू चले जाइए, यहाँ सब में जो है एटीएम लगे होंगे, और ये जनरली जो है उस कैंपस के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए होते हैं। इसी तरीके से इन्फोसिस वगैरह में भी लगाते हैं। मोबाइल एटीएम की अगर बात करें तो वो एटीएम जो एक जगह स्थिर न रहे, चलता रहे। दीज आर एटीएम दैट आर ऑन मूव, जो चलते रहते हैं, एंड आर नॉट फिक्स्ड ऑन एनी पर्टिकुलर लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर फिक्स नहीं रहते बल्कि चलते रहते हैं। और इन्हें मतलब ज़्यादातर होता क्या है, बैंक जो है किसी गाड़ी पर है ना, जैसे मिनी वैन वगैरह हो गई, पिकअप हो गया, इन सब पर इसको रखते हैं। सम बैंक्स नेम इट एज एटीएम ऑन व्हील्स, है ना, एटीएम ऑन व्हील्स के नाम से भी मोबाइल बैंकों को जाना जाता है। ओके। तो ऐसा एटीएम जो फिक्स ना हो बल्कि जो है किसी गाड़ी में रख करके चलता रहे, तो उसे मोबाइल एटीएम कहते हैं। ओके। तो ये हो गई। अब इसके बाद में फ्री ट्रांजैक्शन आने एटीएम पर हमें डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले एक बार इसको रिव्यू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैंने आपको एटीएम के बारे में मतलब भर की बातें बताई। पहला, एटीएम के बारे में इसका फुल फॉर्म आपको बताया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके। भले ही सरल क्वेश्चन लगे ना, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन के बाद में मैंने आपको बताया कि पहला एटीएम HSBC बैंक ने एटीएम पहली मशीन 1987 में HSBC बैंक ने मुंबई में लगाया था। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो पिन यूज होती है उसे हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। पिन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। जो आपका डेबिट कार्ड होता है उसका साइज 85.60 mm इंटू 53.98 mm होता है। याद रख पाएँ रखिए, नहीं रख सकते कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने बात की एटीएम के टाइप की। तो ऑन साइट एटीएम वो होते हैं जो ब्रांच की प्रीमाइसेस में होते हैं, बैंक की प्रीमाइसेस में, यानी बैंक के बाउंड्री में होते हैं। ऑफ साइट एटीएम वो होते हैं जो बैंक की प्रीमाइसेस से दूर होते हैं। ग्रीन लेबल एटीएम एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए, ऑरेंज लेबल एटीएम शेयर ट्रांजैक्शन के लिए, येलो लेबल एटीएम ई कॉमर्स के लिए, पिंक लेबल जो है वुमेन बैंकिंग के लिए होते हैं। वाइट लेबल एटीएम वो होते हैं जिनकी ओनरशिप और ऑपरेशन दोनों का जिम्मा बाहरी लोगों को, यानी कि बैंकों के अलावा कारपोरेट को दिया होता है। ब्राउन लेबल वो एटीएम होते हैं जिनमें ओनरशिप तो बैंक के पास होती है लेकिन ऑपरेशन का जिम्मा कारपोरेट को दे दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। इश्यूअर बैंक वो बैंक होता है जिसने डेबिट कार्ड को इशू किया, डेबिट कार्ड को बांटा है। एक्वायरिंग बैंक वो होता है जिस बैंक की एटीएम मशीन यूज होती है। डेबिट कार्ड जिस बैंक का है वो इश्यूअर बैंक है, एटीएम मशीन जिस बैंक की है वो एक्वायरिंग बैंक हो जाता है। ओके।
अब ऑन अस ट्रांजैक्शन तब होती है जब इशूअर बैंक और एक्वायरिंग बैंक दोनों सेम हो, यानी कि जिसने डेबिट कार्ड दिया है वो भी वही बैंक है और जिसकी एटीएम मशीन यूज हो रही वो भी वही बैंक है। पीएनबी ने ही डेबिट कार्ड इशू किया और पीएनबी की ही एटीएम मशीन है, तो ये ऑन अस ट्रांजैक्शन हो गई। ऑफ अस ट्रांजैक्शन वो होती है जब पीएनबी ने डेबिट कार्ड इशू किया है लेकिन एटीएम जो है एटीएम मशीन एसबीआई की यूज हो गई। जब इशूअर और एक्वायरिंग बैंक डिफरेंट होते हैं तो वो ऑफ अस ट्रांजैक्शन कहलाती है। बिजनेस डिक्लाइन उसे कहेंगे जब कस्टमर की गलती हो, जैसे उसने गलत पिन डाल दिया है, जितना फंड अवेलेबल है उससे ज़्यादा अमाउंट निकालना चाहता है, जितनी उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा पैसा निकालना चाहता है, तो ये कस्टमर की गलती है और ऐसे डिक्लाइन को हम बिजनेस डिक्लाइन कहते हैं। टेक्निकल कई बार इनवैलिड अकाउंट, एक ही डेबिट कार्ड में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भी जुड़े होते हैं। हो सकता है आपके सेविंग अकाउंट में पैसे ना हो और आप करंट अकाउंट सेलेक्ट कर लें, या सेविंग अकाउंट में पैसे हैं आप करंट अकाउंट सेलेक्ट करें तो इनवैलिड अकाउंट भी सिलेक्ट हो जाता है। टेक्निकल डिक्लाइन की बात करें तो जब बैंक की गलती से, जैसे कि हार्डवेयर में, एटीएम के हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में या इंटरनेट में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से जो डिक्लाइन होता है उसे टेक्निकल डिक्लाइन कहते हैं। लोकेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो एटीएम 4 तरीके के होते हैं। ऑन साइट एटीएम जो ब्रांच प्रीमाइसेस के अंदर या ब्रांच प्रीमाइसेस के एकदम करीब होते हैं उन्हें ऑन साइट कहते हैं। जो ब्रांच प्रीमाइसेस से दूर होते हैं उन्हें ऑफ साइट कहते हैं। जो किसी संस्थान के अंदर लगे होते हैं ताकि उस संस्थान के एम्प्लॉय, स्टूडेंट वगैरह उस एटीएम को यूज कर सकें तो उसे वर्क साइट एटीएम कहते हैं। ऐसे एटीएम जो एक जगह रुके ना, एक जगह फिक्स ना रहें, मूव करते रहें, उन्हें मोबाइल एटीएम कहते हैं और इन्हें एटीएम ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्री ट्रांजैक्शन ऑन एटीएम्स, एटीएम पर कितनी फ्री ट्रांजैक्शन हमें मिलती है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन इन एटीएम आर कैश रिसाइकलर मशीन या बल्क नोट एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये जो मैं आपको नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ ये एटीएम मशीन के लिए भी बता रहा हूँ। कैश रिसाइकलर मशीन, ऐसी मशीन जिसमें कैश को रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल मतलब एक बार निकला कैश और फिर दोबारा डाल दिया गया। बल्क नोट एक्सेप्टर मतलब एक साथ ढेर सारे नोट एक्सेप्ट करने वाली मशीन, तो कई जगहों पर बल्क नोट एक्सेप्टर कहते हैं, कई जगहों पर कैश रिसाइकलर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। बस ध्यान रखिएगा कि कैश रिसाइकलर में कैश विड्रॉल को ही कंसिडर किया जाता है। जो नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है, रिसाइकलर हो गया या बीएनए जो मशीन होती है फ्रेंड्स, वो कैश विड्रॉ भी करती है और कैश डिपॉजिट भी अलाउ करती है, यानी कि इस मशीन में आप पैसा जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन में केवल विड्रॉल को काउंट करना है, मेरी बात समझिए। जैसे रिसाइकलर मशीन पर मैं गया, मैंने 3 बार डिपॉजिट किया और 4 बार जो है विड्रॉ किया, तो जो डिपॉजिट किया ना उसको आप भूल जाओ। यहाँ पर जो मैं गाइडलाइन आपको बता रहा हूँ वो बस विड्रॉल देखना है। तुमने जो डिपॉजिट किया वो हमारा कंसर्न यहाँ पर नहीं है। डिपॉजिट पर कोई गाइडलाइन आरबीआई की नहीं है, जमा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्री ट्रांजैक्शन को लेकर के आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड देखिए 2 तरीके की सिचुएशन होगी। बैंक का खुद का एटीएम है, यानी जिसका डेबिट कार्ड है उसी का खुद का एटीएम है, या दूसरे बैंक का एटीएम है। तो उस केस में क्या होगा, अगर बैंक का खुद का एटीएम है और तो उस केस में देश के किसी भी शहर में अगर आप चाहें तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही कंसिडर किया जाता है। अगर बैंक का खुद का एटीएम मशीन है तो आपको किसी भी शहर में, इंडिया के किसी भी शहर में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती हैं। अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम पर आप यूज करते हैं तो नॉर्मल सिटी में 5 फ्री ट्रांजैक्शन है और 6 मेट्रो सिटी में 3 फ्री ट्रांजैक्शन है। ओके, तो ये हैश लगा हुआ है, इसका मतलब हैश का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये 5 फ्री ट्रांजैक्शन है फ्रेंड्स ना, इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके की ट्रांजैक्शन काउंट होती हैं। अपने बैंक में सिर्फ फाइनेंशियल काउंट होती है, दूसरों के बैंक में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों काउंट होती हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, अपने खुद के बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं, दूसरे बैंक के एटीएम पर 5 फ्री तब मिलेंगे जब आप नॉर्मल सिटी में हैं, यानी 6 मेट्रो सिटी में नहीं हैं, और 3 फ्री मिलेंगी अगर आप 6 मेट्रो सिटीज़ में हैं। अब सवाल ये आएगा कि वो 6 मेट्रो सिटी कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखें, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। ठीक है, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, ये 6 मेट्रो सिटी, इसमें से 3 साउथ की हैं, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, और 3 इधर अपने को मिलती हैं, मुंबई और न्यू दिल्ली और कोलकाता। ओके, तो 6 मेट्रो सिटी में अगर आप हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक सिचुएशन बेस्ड जो है देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में एसबीआई का डेबिट कार्ड है, एसबीआई का डेबिट कार्ड है और आप रहते हैं, मैं मान लेता हूँ कहाँ मान लें आपको, चलिए चंडीगढ़ मान लेते हैं,
कि आप चंडीगढ़ में रहते हो, ठीक है। तो SBI का डेबिट कार्ड है, अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो कितनी फ्री ट्रांजैक्शन पाएंगे, तो अगर आप SBI की ATM मशीन यूज करते हैं, SBI का डेबिट कार्ड और SBI की ATM मशीन भी यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको पूरे महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलने वाली हैं। लेकिन अगर आप SBI की जो है ATM मशीन ना यूज करके मान लीजिए PNB का ATM मशीन यूज कर लेते हैं, तो उस केस में आपको फिर भी 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप नॉन मेट्रो सिटी में हो। अब अगर मान लीजिए आप चंडीगढ़ में नहीं है, आपका ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया, बेंगलुरु है ना, अगर आपका ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया है, अब इस केस में क्या होगा, बेंगलोर जाने के बाद में अगर आप SBI का डेबिट कार्ड है, SBI की ही मशीन यूज करेंगे तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी। लेकिन अगर आप PNB का ATM मशीन यूज करेंगे तो अब आपको सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, क्योंकि अब आप जो है मेट्रो सिटी में हैं, 6 मेट्रो सिटी में से एक में है, तो अदर बैंक में सिर्फ 3 ट्रांजैक्शनें मिलती हैं। ओके, तो मैंने आपको पूरा समझाया भी और एग्जांपल भी दे दिया। ध्यान रखने वाली बात है कि अपने बैंक के खुद के ATM पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन केवल काउंट करते हैं और दूसरे बैंकों फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये होता है, फाइनेंशियल मतलब जब आप कैश विड्रॉ करें फाइनेंशियल हो गया, नॉन फाइनेंशियल मतलब आपने बैलेंस इंक्वायरी कर ली, आपने जो है मिनी स्टेटमेंट निकाल लिया, आपने जो है SMS बैंकिंग के लिए सब्सक्राइब कर लिया, कुछ इस तरीके के काम जो कि जिसमें पैसे का ना लेकर के बाकी और कोई काम मशीन पर करते हैं, तो नॉन फाइनेंशियल होता है। ये क्वेश्चन मतलब जो है क्वेश्चन आंसर मोड में देखिए, आर देयर एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट टू बी काउंटेड अंडर फ्री ट्रांजेक्शन, क्या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको फ्री ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं करते हैं? तो फ्रेंड्स यस, द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन इज इंक्लूसिव ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट अदर बैंक ATM। तो दूसरे बैंकों के ATM में जो भी फ्री ट्रांजेक्शन है उसमें जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन्स को आप काउंट करते हैं। हाउएवर, जबकि नॉन कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करना, टैक्स का पेमेंट करना, फंड को ट्रांसफ़र करना ऑन ओन बैंक ATM आर नॉट टू बी पार्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन। अगर अपने बैंक की खुद की ATM मशीन पर आप नॉन फाइनेंशियल वर्क करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, टैक्स की पेमेंट करते हैं, फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस केस में इन्हें फ्री ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन खुद के ATM पर ही ऐसी बात होती है। सिमिलरली ट्रांजैक्शन दैट फेल ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल रीजंस, जैसे हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का कोई यानी नेटवर्क का इशू है, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी नोट इन ATM कैश आउट है, इसे जो है वैलिड ATM ट्रांजैक्शन के तौर पर काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली कि क्या कौन सी ट्रांजैक्शन है जिन्हें नहीं काउंट करते। तो देखिए, अगर अदर बैंक का ATM है तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके की ट्रांजैक्शन को काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर जो है ओन बैंक का ATM है, खुद का ओन बैंक का ना, ये अदर बैंक का ATM है, अगर ओन बैंक की ATM मशीन है तो उस केस में सिर्फ फाइनेंशियल वाले को काउंट करेंगे फ्री में। जैसे नॉन फाइनेंशियल के जितने भी हैं, जैसे चेकबुक की रिक्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ों को हम काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद में इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर बैंक की गलती की वजह से है ना, टेक्निकल फेल है ना, जैसे हमने देखा ना, बिजनेस फेलियर कस्टमर की गलती और टेक्निकल फेलियर बैंक की गलती। तो अगर टेक्निकल फेलियर हो गई है बैंक की गलती की वजह से कि बैंक का हार्डवेयर ख़राब हो गया, सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, नेटवर्क चला गया, आपने ट्रांजेक्शन करने की कोशिश की, नेटवर्क चला गया, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को एक वैलिड ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। आप ATM पर गए, वहाँ पर कैश अवेलेबल नहीं था, आपने एक ट्रांजेक्शन कर ली लेकिन कैश ही नहीं है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को जो है वैलिड ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है और उसे फ्री ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब मैं 2 जगहों पर गया और दोनों जगहों पर कैश था ही नहीं ATM मशीन में, अब तुमने 2 ट्रांजेक्शन मेरी ये गिन ली तो 3 ही ट्रांजेक्शन तो बची, जबकि पैसे मिले नहीं, तो ऐसी ट्रांजेक्शन वैलिड ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं। अब अगर मान लीजिए कस्टमर की ज़रूरत जो है, जो उसके खुद के बैंक के ATM पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन थी, दूसरे बैंक के ATM पर 5 फ्री और थी, उसने ये सारी ट्रांजेक्शन 10 ट्रांजेक्शन कर ली, लेकिन उसकी ज़रूरत अभी भी नहीं पूरी हुई, वो और ट्रांजेक्शन अगर करना चाहता है तो कस्टमर को 21 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा 1 जनवरी 2022 से। ध्यान रखिए, 21 रुपये प्लस GST, पहले 20 था अभी 21 हो गया, तो हमें 21 याद रखना होगा, 21 प्लस GST उसे पे करना पड़ेगा। अगर 5 ट्रांजेक्शन तो खुद के ATM पर कर लेगा, 5 दूसरे के ATM पर, अगर 6 मेट्रो सिटी में नहीं है तो 10 जो ट्रांजैक्शन करेगा फ्रेंड्स, उसके बाद अगर वो कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो उसे 21 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में इंटरचेंज फ़ी। देखिए, इंटरचेंज फ़ी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं। देखिए, पहली बात ओनली फॉर बैंक्स है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ बैंकों का आपस में पैसा जो है लेने देने का कार्यक्रम होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ATM मशीन जो है, ATM मशीन PNB की है,
ठीक है। और डेबिट कार्ड जो है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई कस्टमर लेकर आता है, तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम मशीन तो है नहीं, एटीएम मशीन पीएनबी ने लगाई है, तो पंजाब नेशनल बैंक ये बोलेगा कि ऐसा है भाई कि तुम्हारी एटीएम मशीन नहीं है, तुम्हारा कस्टमर हमारी एटीएम मशीन को यूज तो कर सकता है, क्योंकि भाई आरबीआई ने कहा है कि करना पड़ेगा, तो मैं अलाउ तो करूँगा, लेकिन भाई चूँकि मेरी यहाँ पर लीज करवा रखा है, रेंट देता हूँ, मशीन है, गार्ड रखा हुआ है, नेटवर्क है, मशीन, मतलब हर चीज़ मैंने यहाँ व्यवस्था कर रखी, तो इसका खर्चा लगता है। तो ऐसे जो है चाचा कहने से मैं आपको पैसे नहीं दे दूँगा। ऐसा है कि कुछ पैसे मुझे दो, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले बोलेंगे यार तुम कस्टमर से वसूल लो। तो आरबीआई कहता है कि नहीं, कस्टमर से मत वसूलो, ये पैसे जो है आपको आपस में खुद ही लेने देने पड़ेंगे, यहाँ पर कस्टमर के ऊपर कोई बर्डन हमें नहीं डालना होता है। ओके, तो बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। इंटरचेंज फी का मतलब क्या हुआ, केवल बैंकों के लिए होता है। इफ़ कस्टमर ऑफ एसबीआई यूजेज हिज डेबिट कार्ड एट द एटीएम ऑफ इलाहाबाद बैंक, देन एसबीआई नीड टू पे इंटरचेंज फी टू इलाहाबाद बैंक। ठीक है, तो एसबीआई का डेबिट कार्ड था और एटीएम मशीन इलाहाबाद बैंक थी, तो इस केस में एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, इलाहाबाद बैंक को पैसे पे करने पड़ते हैं, फीस पे करनी पड़ती है, और इसका चार्जेज 1 अगस्त 2021 से है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 17 रुपये देने पड़ेंगे और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 6 रुपये पे करने पड़ते हैं। समझिए इस चीज़ को, यहाँ कस्टमर का कोई रोल नहीं है, मेरी बात समझिए, कस्टमर का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कस्टमर से वसूल लिया जाएगा, नहीं। एक बैंक अगर दूसरे बैंक, एक बैंक का डेबिट कार्ड अगर दूसरे बैंक की एटीएम मशीन पर यूज होगा, तो जिसकी एटीएम मशीन है उसने भाई पैसे लगाए हैं, तुमने तो क्या किया, डेबिट कार्ड इशू कर दिया, वो कार्ड ले करके टहल रहा है, उसमें कोई चार्ज थोड़ी ना लग रहा है। ठीक है, तो एटीएम मशीन जो इसने इंस्टॉल करी है वो आपसे पैसे लेता है, तो जिसने एटीएम मशीन लगाई उसको देना पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 17 रुपये और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 6 रुपये देने पड़ते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक को ये पेमेंट होती है, कस्टमर का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता। मैंने आपको ये बात बार बार बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड जो है। थोड़ी सी और बात करेंगे, अगर मान लीजिए है एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर एटीएम की ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो आरबीआई कहता है कि अगले T+5 कैलेंडर डेज में, लैंग्वेज समझिएगा, T+5 बैंकिंग डेज, T+5 वर्किंग डेज, T+5 कैलेंडर डेज, तो ध्यान रखिए कैलेंडर डेज, ओके, ना वर्किंग ना बैंकिंग। T+5 कैलेंडर डेज में पैसा वापस उसके खाते में क्रेडिट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ फेल ट्रांजैक्शन वेयर टी इज डे ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई या जिस दिन को ट्रांजैक्शन हुई उसे टी मानेंगे, +5 डेज। मान लीजिए मंडे को जो है ट्रांजैक्शन हुई है, तो अगले 5 दिन यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, T+5 सैटरडे तक उसके खाते में पैसे पहुंच जाने चाहिए। T+5 का मतलब ये होता है, यानी टी इज दैट डे जब ट्रांजैक्शन हुई है, +5 डेज और मिलता है, 5 कैलेंडर डेज, ओके, एटीएम के केस में। और इसके अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कर पाते, T+5 डेज में पैसा नहीं आता है, तो 100 रुपये पर डे, 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनाल्टी देनी पड़ती है जब तक आप पैसा क्रेडिट नहीं कर देते हैं। अब आप सोचिए कि जैसे मंडे को उसने ट्रांजैक्शन की और आपने सैटरडे तक उसके खाते में पैसे नहीं क्रेडिट किए और आपने 20 दिन बाद क्रेडिट किया, तो अब आपको 20 दिन का जो है पेमेंट 100 रुपये के हिसाब से करना पड़ता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और जो है इसके लिए कस्टमर को कोई क्लेम लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बैंक को ऑटोमेटिकली जो है इसको 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी और प्लस उसके जो पैसे हैं वो उसे दे देने चाहिए। तो 2 बातें जो यहाँ पर मैंने लिखी हैं फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन में, T+5 कैलेंडर डेज में जो है ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जानी चाहिए, यदि नहीं होती है तो 100 रुपीज़ पर डे की पेनाल्टी लगती है। ये 2 बातें बहुत पूछी जाती हैं। उसके बाद में 1-2 छोटी और बातें यहाँ पर करेंगे। पहला, व्हाट आर मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और EMB चिप एंड पिन कार्ड क्या होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, EMB का तो पहली बात फुल फॉर्म जान लीजिए, कई बार पूछा जाता है। यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, 3 कंपनियां हैं, यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। ठीक है, ये होते हैं EMB। ठीक है, तो EMB का फुल फॉर्म। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में जो डेटा स्टोर होता है फ्रेंड्स, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप पर होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में जो डेटा स्टोर किया जाता है कार्ड का, वो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप पर काली काली पट्टी होती है, उस पर स्टोर किया जाता है। जबकि जो EMB चिप और पिन कार्ड होते हैं, वहाँ पर जो डेटा होता है वो चिप में स्टोर किया जाता है। बस इतना ही फ़र्क होता है EMB और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में यहाँ पीछे के साइड में एक काली काली पट्टी बनी होती थी, अब ख़त्म हो गए हैं। पहले एक काली काली पट्टी बनी होती थी, अब वो कार्ड नहीं रह गए। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो अब नए आप अपना ATM कार्ड या डेबिट कार्ड अगर दिखें, तो वहाँ पर एक छोटी सी चिप लगी होगी, अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ एक चिप लगी हुई है। तो ये चिप कार्ड जो है EMB कार्ड है। यहाँ पे EMB का फुल फॉर्म यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, ये 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया है, इसलिए इन्हीं के नाम पर रखा गया है। पिन का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया था, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके, तो पूछा जाता है फ्रेंड्स, ओके, कन्फ्यूजन करने के लिए आपको
पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद में एक और बात करेंगे कैश आउट पेनाल्टी की। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लेटेस्ट गाइडलाइन इशू की थी उसमें 1 अक्टूबर 2021 से आरबीआई ने कहा था कि अगर किसी बैंक की एटीएम मशीन ना 1 महीने में 10 घंटे से ज़्यादा के लिए जो है अगर कैश आउट रहती है तो उस पर 10,000 रुपये की पर एटीएम मशीन पेनाल्टी लगेगी। समझिए क्या बात कही गई, पूरा 1 महीना देखेगा आरबीआई, पूरे 1 मंथ में एक एटीएम मशीन, कोई एटीएम मशीन ही पूरे 1 मंथ में अगर 10 घंटे 10 आवर्स से ज़्यादा अगर कैश आउट रहती है, और कोई बात नहीं कह रहा है नेटवर्क चला जाए सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए उससे मतलब नहीं, कैश आउट नहीं रहनी चाहिए। अगर 10 घंटे से ज़्यादा कैश आउट है तो हर एक एटीएम मशीन पर 10,000 रुपये का पेनल्टी लगेगी। इसे कैश आउट पेनल्टी बोलते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि कोई बैंक है उसकी महीने भर में अगर 100 मशीनें जो है कैश आउट चली जाती हैं 10 घंटे से, और तो 10,000 रुपये के हिसाब से जोड़ डालिए जो है इतना पेनल्टी आरबीआई को पे करनी पड़ेगी। कैश आउट का क्या मतलब है, तो आरबीआई ने ये कहा एन एटीएम मशीन विल बी कंसीडर्ड कैश आउट व्हेन कस्टमर इज नॉट एबल टू विड्रॉ कैश ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन पर्टिकुलर एटीएम। जब कस्टमर जो है एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वहाँ पर कैश अवेलेबल ही नहीं एटीएम मशीन में, तो उसे ही कैश आउट माना जाएगा। रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो बैंकों को खुद ही मतलब रिपोर्ट करना पड़ता है। आरबीआई अपना जो है रिपोर्ट नहीं बनाता इसकी, बैंक खुद रिपोर्ट करेगा। बैंक शैल सबमिट सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट ऑन डाउन टाइम ऑफ एटीएम कैश आउट का टू आरबीआई एवरी मंथ विद इन 5 डेज ऑफ फॉलोइंग मंथ। मतलब कहने का जैसे जनवरी महीने की जो रिपोर्ट है वो 5 फरवरी तक पहुँच जानी चाहिए। यही कह रहा है कि सिस्टम से रिपोर्ट जनरेट करिए और आरबीआई को हर महीने वो रिपोर्ट भेज दीजिए कि कैश आउट कितने कितने घंटे कौन सा एटीएम है। जैसे कोई बैंक है उसके 14,000 अगर एटीएम है तो 14,000 एटीएम में से कितने एटीएम है जो कि आपके कैश आउट रहे हैं, उसका डेटा पूरा कंपाइल करके आप उन्हें भेजिए। ठीक है, कितने दिन में, जिस महीने का एंड हुआ उसके अगले महीने, जनवरी का डेटा 5 फरवरी तक, फरवरी का डेटा 5 मार्च तक भेज देना होता, 5 डेज ऑफ द फॉलोइंग मंथ भेज देना होता है। ओके, कैसेट स्वैप की बात कर लेते हैं। कैसेट स्वैप का बैंक कॉन्सेप्ट लेकर आया हुआ है और इसी के साथ में ये लेक्चर अपना ख़त्म भी होगा। ठीक है, तो कैसेट स्वैप का कॉन्सेप्ट ये समझिए, तो मैं आपको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए पहले क्या होता था, अगर आपने एटीएम मशीन ऑपरेट की है तो आसान होगा, नहीं की है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एटीएम मशीन में पहले क्या होता था, जैसे ये मान लीजिए ब्रांच है, ठीक है, हियर इज योर ब्रांच, यहाँ पर हेड कैशियर साहब बैठे हुए हैं जिनके पास नकदी है, यहाँ पर जो है शटर लगी हुई है, और मान लीजिए जो है ये एटीएम मशीन है, यहाँ पर शटर लगी, यहाँ एटीएम मशीन लगी हुई है। तो हम क्या करते थे पहले के समय में, यहाँ से जो है 10 लाख रुपए कैश लिया, हमने क्या किया 10 लाख रुपए कैश लिया और वो कैश ले जा करके इस एटीएम मशीन के अंदर में शटर बंद की और भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले करते थे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा, उन्होंने कुछ दिमाग लगाया है, देखते हैं। यहाँ पर हेड कैशियर साहब बैठे हैं, कैश लिए हुए हैं, ठीक है, आपकी एटीएम मशीन यहाँ पर लगी हुई है, ये भी ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या किया था हमने, 10 लाख रुपए का कैश नकदी ली थी और लेकर गए थे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है ना कि ऐसा करो भैया कि कैसेटों के 2 सेट बनाओ, 2 सेट, मतलब जो जिस जो है बॉक्स में पैसा भरा जाता है एटीएम मशीन के, उसके 2 सेट बनाओ। मान लो कि जो है 2 कैसेट इस सेट में रखो, 2 कैसेट इस सेट में रखो। अब क्या करो कि ब्रांच के अंदर ही हेड कैशियर साहब के केबिन में ही इस 2 कैसेट में पैसा भरो। पहले हम क्या करते थे, नगदी कैश लेकर जा रहे तो यहाँ कैसेट निकालते और डाल देते। आरबीआई इससे मना करता है, वो बोलता है कि अब क्या करो, यहीं ब्रांच के अंदर में ही इन कैसेटों में पैसा भरो। अब ये कैसेट लेकर के ब्रांच एटीएम मशीन में जाओ, अब ये 2 एटीएम की कैसेटें जो अभी आपने भरी हैं इनको अंदर इंसर्ट कर दो, और जो इसके पहले पिछले दिन जो आपने 2 लगाई थी वो दोनों निकाल लाओ, वो यहाँ ला करके वापस रख दो। समझ गए, ये है कैसेट स्वैप। यानी कि अब नगदी नहीं बदली जाएगी, कैसेटें बदली जाएंगी। यानी कि हम 2 कैसेट ले करके गए और बदले में जो 2 कैसेटें खाली हुई या उनमें कुछ पैसा है वो ले करके चले आएंगे। दिस इज कैसेट स्वैप। क्लियर हो गई मेरी बात, कैसेट बदली जाएगी। पहले क्या होता था, मैंने यहाँ कैसेट यहीं एटीएम मशीन में ही लगी रहती थी, 2 कैसेटें लगी हुई हैं, मैं पैसा लेकर आया और उन 2 कैसेटों को वहीं निकाला, एटीएम मशीन पर भरा और चला गया। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये सब मत करो, तुम ब्रांच के अंदर ही कैसेटों को भरो और कैसेट को भर करके लाओ और यहाँ सिर्फ कैसेट इंसर्ट करो एटीएम मशीन, यहाँ बैठ करके गिनना और ये सब नौटंकी बंद कर दो। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से तुरंत ही कैसेट निकालो, दूसरी वाली जो पहले से लगी हुई पिछले दिन की या उसके पिछले दिन की, और नई वाली कैसेट इंसर्ट करो और ब्रांच में वापस चले जाओ। ये है फ्रेंड जो है कैसेट स्वैप का कॉन्सेप्ट।
टू मिटिगेट रिस्क इन्वॉल्व इन ओपन कैश रिप्लेनिशमेंट इन एटीएम। ठीक है, तो इसको कैसेट स्वैप का कॉन्सेप्ट लाया गया था ताकि जो मतलब जो है ओपन कैश रिप्लेनिशमेंट, कैश की जो रिफिलिंग आप ब्रांच के अंदर शटर मतलब एटीएम मशीन में शटर खोल करके कैश रिप्लेनिश करते थे खुले तौर पर, उसके रिस्क को घटाने के लिए ये जो है कैसेट स्वैप का कॉन्सेप्ट लेकर आए हुए हैं। बैंक विल हैव 2 सेट ऑफ कैसेट्स एंड नीड टू रिप्लेस 1 सेट ऑफ कैसेट विथ अनदर 1। तो 2 सेट कैसेटों के 2 सेट होंगे और एक सेट को दूसरे सेट से रिप्लेस करना होगा हर दिन। अगले दिन फिर जब यहाँ से, जैसे यहाँ से खाली वाली कैसेटें जो आप लेकर आए नहीं, यहाँ से 2 कैसेटें अब यहाँ ले आइए, अगले दिन फिर इसमें भरिए और इसमें से भर करके ले जाइए यहाँ डालिए, और जो 2 कैसेटें आज वाली खाली हैं उनको वापस ले आइए। यही चलता रहेगा, कैसेट स्वैप होती रहेगी। ब्रांच नीड टू रिप्लेनिश कैश इनसाइड द ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच को कैश इनसाइड में भरना होता है। अर्लियर प्रैक्टिस वाज टू टेक कैश एंड देन गो टू एटीएम मशीन एंड देन रिप्लेनिश द कैश आफ्टर शटर डाउन। पहले क्या होता था, शटर बंद करते थे, एटीएम मशीन पर जाते तो वहाँ कैश डालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ब्रांच को कैश को एटीएम के मतलब जो है एटीएम कैसेटों में कैश को ब्रांच के अंदर ही भरना होगा। इन दिस कॉन्सेप्ट लॉक्ड कैसेट विल बी यूज्ड। यहाँ पर जो कैसेटें हैं वो भी लॉक कैसेटें यूज होंगे, उनमें ताला लगा होगा, एक तरीके से वो मॉडर्न स्टाइल का ताला लगा होगा, या फिर जो है एक पट्टी फीता वगैरह भी बांध करके कई ब्रांचें काम चला रही हैं। ठीक है, तो लॉक्ड कैसेट जो है यूज होनी चाहिए। और कैसेट स्वैप की जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो 31 मार्च 2023 डिसाइड की गई है, यानी सभी एटीएमओ में 31 मार्च 2023 तक कैसेट स्वैप का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। ओके, तो काफ़ी सारी बातें की, एक बार जो है क्विक रिव्यू करेंगे। जो है देखिए, हमने यहाँ से बात की थी, ठीक है, नंबर ऑफ़ फ्री ट्रांजैक्शंस की। तो फ्री ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बताया था कि एटीएम मशीन हो चाहे कैश रिसाइकलर हो, उसमें हम या बल्क नोट एक्सेप्टर उसे कहते हैं, तो उनमें फ्री ट्रांजैक्शन बैंक प्रोवाइड करता है, आरबीआई प्रोवाइड करता है। गाइडलाइन कहती है कि बैंकों को प्रोवाइड करना चाहिए अपने कस्टमर्स को। ठीक है, लेकिन कैश रिसाइकलर के केस में ध्यान रखेंगे, हम सिर्फ विड्रॉल को कंसिडर करेंगे, डिपॉजिट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर बैंक का खुद का एटीएम मशीन है, जिसका डेबिट कार्ड है उसी की एटीएम मशीन है, तो देश के किसी भी जो है शहर में आप रहें 5 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगी। और इन 5 फ्री ट्रांजैक्शन में सिर्फ फाइनेंशियल, जहाँ पर आप कैश विड्रॉल करते हैं उन्हीं को ही गिना जाएगा। अगर आप चेकबुक की रिक्वेस्ट करते हैं, आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो उनको काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे का एटीएम मशीन है तो उस केस में 6 मेट्रो शहरों में हैं तो सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन हैं। इन 6 मेट्रो सिटीज़ के अलावा अगर आप कहीं पर हैं तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं। दूसरे बैंक का एटीएम है, डेबिट कार्ड किसी और का, एटीएम मशीन किसी और की। यहाँ पर एक और ख़तरनाक बात हो जाती है कि यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों रिकॉर्ड काउंट कर लिए जाते हैं। मतलब अगर आप 6 मेट्रो सिटी में हैं और एक बार आपने बैलेंस इंक्वायरी कर ली और 1-2 बार आपने कैश विड्रॉल कर लिया, तो आपकी 3 ट्रांजैक्शनें पूरी हो गई। लेकिन अगर जो है बैंक का खुद का एटीएम हो तो उस केस में मान लीजिए आपने 2 बार बैलेंस इंक्वायरी की और 3 बार कैश निकाला, तो जाकर के ये जो है सिर्फ 3 ही काउंट होगा, 2 बार बैलेंस इंक्वायरी आपकी काउंट नहीं होगी, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शनें होती हैं। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात। अगर बैंक का खुद का एटीएम है तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 5 फ्री होती हैं। अगर दूसरे बैंक का एटीएम है, नॉर्मल सिटीज़ में 5 हैं, अदर मतलब 6 मेट्रो सिटी के अलावा, नॉर्मल सिटी मैंने बोला है, 6 मेट्रो सिटी के अलावा 5 फ्री हैं और 6 मेट्रो सिटी में 3 फ्री हैं। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल लेकिन दोनों काउंट हो जाते हैं। 6 मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी हैं? एक आपकी न्यू दिल्ली है, दूसरा फ्रेंड्स आपकी मुंबई है, तीसरा आपकी कोलकाता है, चौथा आपका बेंगलुरु है, पाँचवा आपका चेन्नई है और छठवां जो है बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद है। ओके, तो ये 6 मेट्रो सिटीज़ में अगर आप हैं तो सिर्फ 3 ही फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं। और किस तरीके के ट्रांजैक्शन को हम फ्री ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं करते हैं, तो अगर जो है अदर बैंक का एटीएम है तो वहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शनों को फ्री ट्रांजैक्शन में काउंट किया जाता है। ओके, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो चाहे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो, गिनती हो जाएगी कि हाँ तुमने यूज कर लिया है। लेकिन अगर जो है अपने बैंक का खुद का एटीएम है तो उस केस में नॉन कैश विड्रॉल वाली ट्रांजैक्शन या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नहीं काउंट किया जाता है, फ्री ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं माना जाता है। यानी अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, चेकबुक रिक्वेस्ट करते हैं, टैक्स पे करते हैं, फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको जो है एक तरीके से फ्री ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, मतलब फ्री ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बैंक की टेक्निकल गलती की वजह से कोई जो है ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, जैसे हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो गई, सॉफ्टवेयर में, नेटवर्क में कुछ इशू हो गया, या फिर एटीएम में कैश नहीं था, उसकी वजह से जो है अगर कस्टमर का ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है तो उसे जो है काउंट नहीं किया जाता है वैलिड ट्रांजैक्शन में। और काउंट नहीं किया जाएगा तो भाई कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि उसे फ्री ट्रांजैक्शन ख़राब नहीं हुई ना, 2 बार उसने कैश जो है विड्रॉ किया और दोनों बार जो है कैश आउट होने के बाद नहीं निकले, तो इसको फ्री ट्रांजैक्शन में नहीं काउंट करेंगे। उसकी 5 फ्री ट्रांजैक्शन अभी की अभी बनी हुई
हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कस्टमर की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है, वो फ्री ट्रांजेक्शन से आगे बढ़ता है और भी बार पेमेंट विड्रॉल करना चाहता है, तो उस केस में फ्रेंड्स जो है कस्टमर को 21 रुपये प्लस जीएसटी पे करने पड़ेंगे पर ट्रांजैक्शन वाइज। अब सोचिए 5 फ्री ट्रांजैक्शन अपने बैंक के एटीएम पर, 5 फ्री ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक के एटीएम पर यूज कर लिया, लेकिन उसके बावजूद 12 ट्रांजैक्शन महीने भर में की, तो 10 तो फ्री थी, लेकिन 2 ट्रांजैक्शनों पर उसको 21 रुपये प्लस जीएसटी पहले पर भी, 21 रुपये प्लस जीएसटी दूसरे पर भी देना पड़ता है। फिर एक होता है इंटरचेंज फ़ी। मैंने आपको बताया एक बैंक दूसरे बैंक से वसूलता है, क्योंकि जिस बैंक ने अपनी एटीएम मशीन लगा रखी है उसने पैसा खर्च कर रखा है, इसलिए जिसने एटीएम मशीन लगा रखी है उसको पैसे चाहिए होते, किसने, जिसने डेबिट कार्ड इशू कर रखा है। तो डेबिट कार्ड वाला बैंक एटीएम मशीन लगाने वाले बैंक से पैसे उसको पैसे देता है। ओके, एटीएम मशीन, देखिए डेबिट कार्ड एक छोटी सी एंटिटी हो गई, छोटी सी डिवाइस हो गई ना, जबकि एटीएम मशीन में पूरा रूम चाहिए, उसका कमरे का रेंट होगा, नेटवर्क चाहिए, एटीएम मशीन चाहिए, गार्ड चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए। ओके, लाइटिंग चाहिए, सफाई चाहिए। तो ऐसे में इसने जो इतना पैसा खर्चा किया है 4-5 लाख रुपए, तो वो पैसे चाहता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर करेंगे तो जिसने डेबिट कार्ड इशू किया है वो एटीएम मशीन लगाने वाली बैंक को 17 रुपये पे करेगा, और अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है कस्टमर तो उसे 6 रुपये पे करने पड़ेंगे। एक बैंक दूसरे बैंक को ये पैसा देता है, कस्टमर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, उसकी ट्रांजेक्शन फ्री है नहीं फ्री इस बात से कोई लेना देनी। एक बैंक दूसरे बैंक को इतना पैसा पे करेगा। इसीलिए बैंकों की कोशिश रहती है कि अगर वो बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड होल्डर है तो बैंक चाहता है कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा की ही एटीएम मशीन यूज करे। इसीलिए चाहता है, क्यों, क्योंकि ये सारे चार्जेस बैंक को नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि अपनी खुद की एटीएम और खुद की मशीन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेबिट कार्ड अपना, मशीन अपनी, है ना। ओके, लेकिन अगर फाइनेंशियल है तो 17 रुपये, और अगर नॉन फाइनेंशियल है तो 6 रुपये। ध्यान करिएगा, ये नए चेंजेज हुए हैं इसलिए पूछे जाने के चांसेज हैं। ओके, उसके बाद में फेल्ड अगर हो गई एटीएम तो T+5 कैलेंडर डेज में पैसा रिवर्स हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो 100 रुपीज़ पर डे की पेनाल्टी लगती है। उसके बाद में मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और ईएमवी चिप कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में जो कार्ड का डेटा होता है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप पर स्टोर किया जाता है, जबकि ईएमवी चिप कार्ड में चिप में डेटा स्टोर किया जाता है, डाटा किससे, कार्ड से रिलेटेड। ईएमवी का फुल फॉर्म यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा होता है। ईएमवी का फुल फॉर्म यूरोपे मास्टर कार्ड और वीज़ा होता है। ये 3 कंपनियां हैं जिन्होंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, कैश आउट पेनाल्टी। कैश आउट पेनाल्टी की अगर मैं बात करूं तो 1 अक्टूबर 2021 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर आपका कोई एक एटीएम पूरे 1 महीने में 10 आवर्स से ज़्यादा अगर जो है कैश आउट रहता है, 10 घंटे से ज़्यादा अगर 1 महीने में कैश आउट रहता है कोई भी एक एटीएम मशीन, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये की पेनाल्टी लग जाएगी। कैश आउट की अगर मैं बात करूं तो कैश आउट का मतलब होता है कि जब एटीएम मशीन में कैश ना हो, उसकी वजह से अगर पैसा नहीं विड्रॉ कर पा रहा है कस्टमर तो उसे कैश आउट मानेंगे। ऐसा नहीं कि नेटवर्क चला गया तो उसे कैश आउट नहीं मानेंगे, अगर हार्डवेयर ख़राब होगा तो उसे कैश आउट नहीं मानेंगे। फिजिकली कैश नहीं होना चाहिए एटीएम मशीन में तो ही उसे कैश आउट मानते हैं। इसकी रिपोर्टिंग हर महीने के बाद अगले महीने में 5 तारीख तक 5 दिन के अंदर अंदर कर देनी होती है। इसकी रिपोर्ट बैंक खुद जनरेट करेगा सिस्टम से और उसको आरबीआई को भेजेगा। ओके, कैसेट स्वैप की मैंने बात की। कैसेट स्वैप जो है एटीएमओ में लागू किया गया है और इसकी जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2023 तक सभी एटीएम मशीन में कैसेट स्वैप को इम्प्लीमेंट कर देना है। यहाँ पर क्या है कि जो ओपन कैश रिप्लेनिशमेंट का मतलब भरना होता है। ठीक है, तो इस रिस्क को कम करने की कोशिश की कि खुले में जो है कैश का भरना और निकालना ना हो। इसमें 2 सेट होते हैं कैसेट के, जिसको एक दूसरे से रिप्लेस करना होता है। एक सेट लेकर जाएंगे, उसको एटीएम में डालेंगे और दूसरा सेट निकाल करके ले आएंगे। अगले दिन सेम प्रोसेस को जो है रिपीट करते रहते हैं। पहले इसमें मतलब जो है हम ब्रांच से बाहर जाते थे एटीएम मशीन पर, वहाँ कैश डालते थे। अब ऐसा नहीं, यहाँ पर ब्रांच के अंदर ही कैश को कैसेट में रिप्लेनिश कर लेना है। ठीक है, अब पहले क्या करते थे, पहले कैश लेते थे, फिर एटीएम मशीन पर जाते, फिर शटर डाउन करके भर देते थे। ऐसा नहीं है, अब कैसेट अंदर ही जो है भर जानी चाहिए। जो कैसेट, लॉक्ड कैसेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। ध्यान रखिए कि लॉक्ड कैसेट है। कैसेट स्वैप में जो कैसेटें यूज होंगी वो ओपन नहीं रहेंगी। ऐसे समझ लीजिए जो बॉक्स है उसमें लॉक लगा होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। कैसेट स्वैप जो है फाइनली 31 मार्च 2023 तक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका, मैंने डिजिटल बैंकिंग जो है का पार्ट 1 निपटाया है। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे NACH बचा हुआ है, उसके बाद में CTS बचा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में कुछ जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्टकट भी पूछे जाते हैं, कुछ जो है फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आपसे, प्लस कुछ नए इनिशिएटिव आए हैं जैसे डिजिटल करेंसी इशू की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद में
ई रूपी एक आया हुआ है कॉन्सेप्ट, है ना, ई रूपी, ऐसे ऐसे का बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है, वो हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, होप है फ्रेंड्स जो है मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। यदि आई है तो लाइक करिए, जो है आपका लाइक करने से मुझे जो है थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। इतनी मेहनत जो है 2-2 घंटे में लगातार बोल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ और जो है आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।